चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे जीन पियाजे को, है ना, संज्ञानात्मक विकास को। सबसे पहला थ्योरी में हमने बात बताया था आप लोगों को कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? पियाजे। पूरा नाम है क्या बताइएगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, जिनका जन्म जो है 1896 में होता है और उसके बाद में 1980 में 1896 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनका देहांत हो गया। अपने जीवन काल में लगभग 32 प्लस बुक इन्होंने लिखा है विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित। हमने बताया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब, संज्ञानात्मक शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो संज्ञान से हुआ। संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निशन और संज्ञानात्मक का मतलब हो गया कॉग्निटिव। जो विचार आप पहली बार सुनते हैं, जो जानकारी प्राप्त करना होता है, उसको संज्ञान कहते हैं। और जब जानकारी प्राप्त करने के बाद में आप अपने दिमाग में सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को रख करके जो आप फीडबैक देते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो आपका कौन है? संज्ञानात्मक। हमने बताया था संज्ञानात्मक दो शब्दों से मिलकर बना है, संग प्लस ज्ञान। हमने बताया था कि संग का मतलब ये होता है एक से अधिक योग्यताओं को जोड़कर, और ज्ञान का मतलब ये हुआ जानकारी, मतलब एक से अधिक योग्यताओं को जोड़कर जो आप जानकारी प्राप्त करते हो वो आपका संज्ञानात्मक विकास। हमने बताया था कि संज्ञानात्मक का पूरा संबंध आपके ब्रेन से होगा, आपके दिमाग से होगा। फिर हमने इस बात पर भी चर्चा किया था कि जहां पर बात आती है स्मृति का, जहां पर बात आती है चिंतन का, जहां पर बात आता है क्रिटिकल थिंकिंग का, जहां पर बात आता है ध्यान का, जहां पर बात आता हो धारणा का, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जो कि पियाजे के द्वारा दिया गया था। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है। हमने कल आपको पढ़ाया था कि जब जीन पियाजे के थ्योरी को आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे ये कि भाई ये स्कीमा होता क्या है और उसके साथ में अनुकूलन क्या होता है, जिसको हम एडाप्टेशन कहते हैं इंग्लिश में, आत्मसातीकरण जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, समायोजन जिसको एकमोडेशन कहते हैं। हमने कल के क्लास में इस बात को बहुत अच्छे से आपको बता दिया, लेकिन आप एक बार ब्रीफ रिवाइज कीजिए। स्कीमा का मतलब ये होता है, हमने बताया था कि जब सबसे पहली बार जिस चीज को आप देखते हो तो देखने के बाद में एक मेंटल पिक्चर जो आपके दिमाग में बनता है, डेट इज स्कीमा। जैसे हमने बताया था कि तुमने अभी तक मोबाइल को नहीं देखा था, तो पहली बार मोबाइल को देखने के बाद में आपके पापा ने यह बात बताया तुमको दिखाते हुए मोबाइल कि बेटा इसका नाम मोबाइल है। तो मोबाइल को आप पहली बार देखे तो आपके दिमाग में एक क्या बना? आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना, है ना, एक मानसिक, हम कह सकते हैं एक मानसिक छाया बना आपके दिमाग में, और आपके दिमाग में यह बात मेंटल पिक्चर बन गया कि मोबाइल कैसा होता है। लेकिन हालांकि अंतर आप अभी नहीं समझ रहे हो कि हाँ मोबाइल कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन सा मोबाइल में क्या काम होता है, इससे आपको मतलब अभी नहीं है। स्कीमा का मतलब सीधा बताए थे कि जीवन में जो तुम पहली बार देख रहे हो और देखने के बाद में आपके दिमाग में जो मेंटल पिक्चर बन रहा है, मतलब उस वस्तु के प्रति जो तुम्हारे दिमाग में मानसिक छाया बना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। बहुत सारा उदाहरण हमने दिया था कि जीवन में तुम कभी ट्रेन को नहीं देखे हो, अब ट्रेन पहली बार जब देखे तो ट्रेन का एक मेंटल पिक्चर बना कि ट्रेन कैसा होता है। जीवन में तुम कभी भी अपने, मान लो कि 3 साल की अवस्था तक अगर मम्मी को नहीं देखा था, तो मम्मी को 3 साल के बाद में किसी ने दिखाया और बोला कि बेटा ये तुम्हारी मम्मी है, तो मम्मी का मेंटल पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बना कि हमारी मम्मी कैसी दिखती है। और हमने बताया कि इसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा। अगर तुमसे ये पूछे कि स्कीमा क्या है, तो आप सीधा कहिएगा सबसे पहली बार स्टार्टिंग में जिस चीज को हम देखते हैं और देखने के बाद हमारे दिमाग में जो मेंटल पिक्चर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया एडाप्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन में बताया था कि जैसा वातावरण मिले उसी के अनुसार में अपने आप को क्या करना, उसमें अनुकूलित कर लेना, एडॉप्ट कर लेना। जैसे हमने बताया था कि जैसा जो बोले वैसा ही चीज को क्या कर लेना, एडॉप्ट कर लेना। जैसा जो बोले, यानी कहने का मतलब इसमें यह था कि आप इसमें कथन कारण तर्क पर नहीं पहुंचते हैं, जो व्यक्ति जैसा तुमको बताया ठीक उसी के अनुकूल उसमें क्या कर लिए, तुम एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये चीजें ऐसे ही होता है।
जैसे हमने उदाहरण बताया था, सपोज डेट हमने बताया था कि जिसने जैसा बताया वैसा अपनाना, या फिर वातावरण जैसा वातावरण आपको मिला उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को उसी में एडप्ट कर लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब यहाँ पर बात आता है जैसा जो बोला, तो जैसा जो बोला वैसा अपनाया, लेकिन हमने कहा था कि अपनाने का भी दो तरीका होता है, दो फैक्टर होता है अपनाने का, जिसमें पहला फैक्टर हमने बताया था आत्मसातीकरण और दूसरा फैक्टर बताया था समायोजन। आत्मसातीकरण को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, समायोजन को बोलते हैं एकमोडेशन। हमने बताया था कि जैसा जो बताया उसको अपनाया, लेकिन अपनाने का कितना तरीका? दो। पहला कौन? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? एसिमिलेशन में क्या होगा कि पुराना जानकारी जो आपके पास में है, अर्थात कहने का मतलब जो आपके पास में ओल्ड नॉलेज है, उस ओल्ड नॉलेज में कुछ नया नॉलेज को जब आप ऐड कर रहे हो तो वो ऐड करना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा। और उसके बाद में समायोजन में हमने ये बात बताया था कि जब जानकारी ऐड कर लेते हैं तो आप में एक परिवर्तन की भावना आ जाती है, आप परिवर्तित हो जाते हैं, आप चेंज हो जाते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन की बात हमने किसने किया था? तो मॉडिफिकेशन की बात हम समायोजन में किए थे। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण हमने आपको दिया था कि जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो उसके बाद में हमारे पापा ने एक घोड़ा को दिखाया, और घोड़ा दिखाने के बाद में हमको ये बोला कि बेटा ये घोड़ा है। बात समझ में आ रहा है? हमने पूछा पापा से कि पापा ये क्या है, तो पापा ने जवाब दिया कि बेटा ये घोड़ा है। अब घोड़ा को देखने के बाद में हमारे दिमाग में क्या क्या, अब हमने क्या किया? जैसा बताया उसी तरह से हमने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये घोड़ा है, जिसकी चार टांगे हैं, एक पूंछ है, और उसके बाद में एक मुंह है, और दो कान है, दो आंख है, और देख लिए कि इसका हाइट कितना होता है, मतलब घोड़ा को देख लिए। तो पापा जैसे बताए कि यह घोड़ा है, उसी के अनुसार में हमने क्या किया? बताएगा उसको एडप्ट किया कि घोड़ा कैसा दिखता है। अब कल होकर के हमको क्या दिखा? तो एक ऊंट दिखा। तो जैसा पापा बताए उसी तरह से चीजों को हमने क्या किया? जैसे बताए उसी तरह से हमने एडप्ट किया, तो वो हमारा अनुकूलन है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन आत्मसातीकरण क्या है कि जैसे किसी और दिन हम जब मार्केट में घूम रहे थे तो हमको एक ऊंट दिखाई दिया, तो हमने पापा से ये कहा कि पापा ये देखो ऊंची पीठ वाला घोड़ा। मतलब ये कि पहले हमने घोड़ा को देखा था, जो कि हम कह सकते हैं कि जो जिस कलर का वो घोड़ा था उसी कलर का वो क्या था? ऊंट भी था। तो ऊंट को देखने के बाद में हमको लगा कि ये भी घोड़ा है, तो हमने पापा से कहा कि पापा ये देखो ऊंची पीठ वाला घोड़ा। तो फिर पापा ने हमारे जानकारी में क्या किया? जानकारी मतलब पुरानका जानकारी में कुछ जानकारी को ऐड किया, बोला कि बेटा ये घोड़ा नहीं है, यह ऊंट है। अब कहने का मतलब यह है कि पुराना जानकारी आपके पास में क्या था? कि घोड़ा कैसा दिखता है, जो कि कौन किसमें सिखाया गया था आपको? एडेप्टेशन में। लेकिन आपने उसी घोड़ा को लेकर के फिर मार्केट में जब ऊंट देखा तो जिस कलर का घोड़ा था उसी कलर का ऊंट था, है ना? तो ऊंट को देखने के बाद में आपने कहा कि पापा ये देखो ऊंची पीठ वाला घोड़ा। तो हमने कहा जानकारी ऐड किया, पापा के द्वारा वहां पर जानकारी को ऐड कराया गया कि बेटा ये घोड़ा नहीं है, ये ऊंट है। अब आपके दिमाग में ये चीज बना कि भाई साहब घोड़ा में और ऊंट में अंतर तो है, अर्थात आपने क्या किया? जानकारी को ऐड किया कि घोड़ा नहीं है ये ऊंट है। अब जब समायोजन की बारी आएगी, जब एकमोडेशन की बारी आएगी, तो इसमें आप पूरी तरह से मॉडिफाई हो गए रहेंगे, मतलब पूरी तरह से परिवर्तन हो गया रहेगा आप में, पूरी तरह से चेंजेज हो गया रहेगा आप में। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब आप मार्केट में ऊंट देखेंगे तो अब आप यह नहीं कहेंगे कि पापा ये देखो ऊंची पीठ वाला घोड़ा, नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी अब जानकारी, पुरनका जानकारी में नया जानकारी आपने क्या कर लिया है? ऐड कर लिया है कि भाई साहब ये घोड़ा नहीं है, ये ऊंट है। अब देखो दूसरा कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि ये देखो बेटा ऊंची पीठ वाला घोड़ा, तब तुम कहोगे कि ना भाई ना, ये ऊंची पीठ वाला घोड़ा नहीं है, अब तो हमें परिवर्तन आ गया है, अब तो हमें चेंज आ गया है, अब तो हम मॉडिफाई कर लिए अपने आप को, ये घोड़ा नहीं यह ऊंट है। समझ में आ रहा ना? अर्थात कहने का मतलब जहां पर आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जहां पर दो वस्तु के बीच में अंतर बता देंगे, वहां पर डिफरेंस भी बता देंगे कि घोड़ा और ऊंट में क्या अंतर है, वहां पर ये भी कर सकते हैं। तो अंतर बताने की बात आए
जहां पर बच्चा में मॉडिफाई हो जाए, जहां पर बच्चा में परिवर्तनशीलता का गुण आ जाए, जहां पर बच्चा चेंज हो जाए, जहां पर अपने ज्ञान को परिवर्तित कर लेता हो, वो सारा का सारा कौन था? एकमोडेशन था। और हमने बोला था कि एसिमिलेशन और एकमोडेशन के बीच में जो आप बैलेंसिंग का काम करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं, जिसको इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। साम्य धारण अर्थात आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? साम्य धारण। तो सीधा समझो, एक लाइन में 5 मिनट में, कल भी हम आपको बताए थे, जीवन में जो तुम पहली बार देख रहे हो वो स्कीमा है। जीवन में पहली बार देखने के बाद में तुम्हारे दिमाग में जो मेंटल पिक्चर बना वो स्कीमा है। जैसा जो बताया उसी तरह से चीजों को आपने एडप्ट किया तो वो क्या है? एडप्टेशन है। अब अपनाने के भी दो तरीका है, पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है एकमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? पूर्व जानकारी के आधार पर नया जानकारी आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो जहां पर जोड़ने की बात आ रहा हो, जहां पर पुरनका जानकारी में नया जानकारी जोड़ने की बात आ रहा हो, एसिमिलेशन है। और उसके बाद में जब जानकारी जोड़ देने के बाद में आप में परिवर्तन आ जाता हो, आप में चेंजेस आता हो, आप मॉडिफाई हो जाते हैं, आप परिवर्तित हो जाती हैं, दो वस्तुओं के बीच में अंतर को समझने लगते हैं, उसको क्या कहेंगे? एकमोडेशन कहेंगे। और ये दोनों के बीच में संतुलन का काम कौन करेगा? इक्विलिब्रेशन, जिसको हमने कहा साम्य धारण। जिसको हमने क्या कहा? साम्य धारण। जिसको हमने क्या कहा? साम्य धारण। पापा मार्केट में घोड़ा को दिखाए और बोले कि बेटा यह घोड़ा है, जैसा बताए वैसा हमने एडॉप्ट किया, अनुकूलन। दूसरा दिन एक ऊंट को देखे, ऊंट को देखने के बाद में कहे ऊंची पीठ वाला घोड़ा, पापा ने पुरनका जानकारी में नया जानकारी ऐड किया और कहा कि बेटा ये घोड़ा नहीं, ये ऊंट है। और उसके बाद में जब एकमोडेशन में जाएंगे तब दूसरे दिन अब अगर हम ऊंट को देखते हैं तब हम ही नहीं कहेंगे ऊंची पीठ वाला घोड़ा, क्योंकि हम में आ गया है परिवर्तन, हम में आ गया है चेंजेज, हम अब हो गए हैं मॉडिफाई। इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई साहब ये ऊंट है, और ये दोनों के बीच में बैलेंसिंग का काम करेगा इक्विलिब्रेशन। जब कह देंगे कि यह ऊंट है, अंतर बता देंगे घोड़ा और ऊंट में, तो वो हो जाएगा हमारा एकमोडेशन। समझ में आया? कल भी इसको हमने रिवाइज किया था, पढ़ाया था बहुत अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि इस 5 मिनट के ब्रीफ रिवीजन में आपको समझ में आ गया हो। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे कि जो पियाजे के द्वारा जो विकासात्मक सिद्धांत को 4 भागों में बांटा गया था उसके बारे में। तो आपको हम बताए थे कल के क्लास में भी कि इन्होंने विकासात्मक संयोजन को कितने भाग में बांटा था? 4 भाग में, है ना। जिसमें पहला कौन था हमारा? पहला था हमारा सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरा कौन था? प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा कौन था बताइएगा? हाँ, तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा क्या था? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सबके बारे में हमने यह बात आपको बता दिया था, ठीक है ना। पहला हो जाएगा, हम शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आप समझिएगा। पहला था हमारा सेंसोरी मोटर स्टेज, है ना, जिसको हमने कहा संवेदी गामक अवस्था। क्या कहा? संवेदी गामक। दूसरा हमारे पास में कौन था? प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हमने हिंदी में क्या कहा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा हमारे पास में कौन था? तीसरा हमारे पास में था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हमने क्या कहा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा हमारे पास में क्या था? चौथा का नाम था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हमने क्या कहा? औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। ये 4 स्टेज थे। हमने बताया था मेरे लाल कि सेंसोरी मोटर स्टेज का जो वर्ष होता है वो कितना से कितना? 0 से 2 वर्ष, और प्री ऑपरेशनल का कितना होगा? 2 से 7 वर्ष, कल के क्लास में बताए थे। और उसके बाद में कंक्रीट में क्या होगा? 7 से 11 होगा। और उसके बाद में हम आपको बताए थे कि फॉर्मल में कितना होगा? तो 11 प्लस हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। तो
विकासात्मक पियाजे साहब ने इसको कितने भाग में बांटा? 4 भाग। अब हम लोग एक एक भाग के बारे में जानेंगे कि आखिर ये सेंसोरी मोटर क्या है, प्री ऑपरेशनल क्या है, उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या है और उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल क्या है। ठीक है ना। तो सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिएगा, संवेदी गामक अवस्था में किन किन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए, संवेदी गामक अवस्था में एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो बच्चा को जो है ना, ये सेंसेस पर काम करता है। किस पर काम करता है? सेंसेस, अर्थात इंद्रियों पर काम करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, सेंसेस का मतलब ये होता है इंद्रियां। तो इंद्रियों पर काम करने वाली बात जहां पर आता हो वो सेंसोरी मोटर स्टेज आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तुम ये समझो कि जब वह पहली बार जब वह जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में वह दूध पिलाई से दूध पीता है, तो उसको ऐसा लगता है कि दूध पिलाई को चूसने के बाद में दूध हमारे मुंह में आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह सेंसेस यह करता है कि दुनिया का हर चीज क्या है? चूसने वाला है। तो देखो उसके सामने में, जैसे 1 साल के बच्चा को आप कलम दीजिएगा उसको भी चूसेगा, आप मतलब दुनिया का कोई भी चीज आप पेंसिल दीजिएगा उसको भी चूसेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने दिमाग में ये सेंसेस बना चुका है कि दुनिया का हर चीज क्या है? चूसने वाला है। अपने हाथ को भी वो क्या करता है? चूसता है। मतलब दुनिया के तमाम चीज जो उठाता है अपने हाथ में अगर लेगा तो उसको चूसना वो क्या करेगा? चालू करेगा। तो आप समझ लेना कि जब सेंसेस पर बच्चा काम कर रहा हो, इंद्रिय आधारित अवस्था जो हमको देखा गया है वो कौन है बताएगा? सेंसोरी मोटर स्टेज है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि सेंसेस में हम एक और उदाहरण आपको दे सकते हैं। जैसे आप उदाहरण ये ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा खेल रहा है और बच्चा जब खेल रहा है तो वहां पर मम्मी आई और मम्मी के आने के बाद में मम्मी जो है बच्चा को क्या कहा, मतलब बच्चा को मम्मी दिखी और मम्मी जैसे ही दिखी तो दिखने के बाद में बच्चा को लगा कि अरे ये मम्मी है ना। और मम्मी जो है ना तुरंत क्या कर दी बताएगा? छुप गई। अब छुप गई तो बच्चा जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहेगा क्या? नहीं। अब वो क्या करेगा? ढूंढना चालू करेगा कि मम्मी आखिर कहाँ है। और मम्मी आखिर कहाँ? क्योंकि उसके दिमाग में सेंसेस बन चुका है कि मम्मी यहीं थी और यहीं पर होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि मम्मी आई और मम्मी फिर से छुप गई तो उसके दिमाग में सेंसेस बना ना कि हाँ मम्मी तो आई थी अभी, तो मम्मी अभी कभी कहाँ चली जाएगी। इसका मतलब वो क्या करेगा? ढूंढना चालू कर देगा अपने मम्मी को। और ये ही कंडीशन, ये वाला सब के सब किसमें होगा? सेंसोरी मोटर स्टेज में ये सारा का सारा काम होगा। जब बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का, 10 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का रहेगा, मतलब 2 साल तक के भीतर का जब रहेगा तो इस तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, एक छोटा बच्चा के सामने में आप पहले खड़ा हो जाइए, उसके बाद तुरंत छुप जाइए, तो वो खोजने का आपको क्या करता है? प्रयास करता है। और वो हमारा किसमें बताएगा? सेंसोरी मोटर में, है ना। मतलब ये कि अगर कोई चीज उसको अगर दिख गया और आप उसको आप फिर से छुपा देंगे, उसके बाद में वो क्या करेगा? ढूंढने का प्रयास करेगा, या फिर यूं कहे तो ढूंढकर निकालने का प्रयास करेगा। और ये होता है हमारा किसमें बताएगा? सेंसोरी मोटर। जैसे पापा आए और पापा दिखाए कि हेलो बेटा, है ना। अब बेटा को दिख गया कि पापा आ गए और पापा तुरंत छुप गए, तो बच्चा इसे भाव बनते जाएगा, उसके बाद देखेगा कि पापा कहाँ हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन है बताएगा? सेंसोरी मोटर के अंतर्गत में आएगा। ठीक है। सेंसोरी मोटर स्टेज में ही आपको बताते चले कि इसका जो पहला विशेषता होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है ना, अब इसमें जो है ना सबके विशेषता को पढ़ना है। जैसे सेंसोरी मोटर स्टेज में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, प्री ऑपरेशनल में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, और उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे आपको बताते चले कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मोटा मोटी पहले चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, चारों स्टेज आखिर है क्या
उसके बाद में फिर हम उसके विशेषता पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला में तो आपने यह देखा, फर्स्ट में तो आपने यह देखा कि बच्चा जो है ना किस पर काम कर रहा है, तो बच्चा कर रहा है सेंसेस पर काम, अपने इंद्रियों पर काम, कि मम्मी आई छुप गई, पापा आए छुप गए, लेकिन वो बैठा नहीं है, ढूंढ रहा है। किसी सामान को हमने दिखाया, जैसे दूध पिलाई हमने उसको दिखाया और देखने के बाद में वो बच्चा दौड़ा, दौड़ने के बाद में दूध पिलाई को छुपा लिया, तो वो ढूंढना चालू करेगा। मतलब इस तरह की प्रवृत्ति अगर बच्चा में दिख रहा है तो वो सेंसोरी मोटर है। अब दूसरा वाला जब आपके सामने आता है, कौन सा बताइएगा, प्री ऑपरेशनल। इसमें बहुत सारा विशेषता हम लोग को पढ़ना है, अभी घबराइए नहीं, विशेषता अभी हम लोग को जानना है। हम पहले मोटा मोटी चर्चा करें कि चालू है क्या। अब दूसरा हमारे सामने कौन आता है बताइएगा, तो दूसरा हमारे सामने आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व मतलब संक्रियात्मक अवस्था हम इसको कहेंगे। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक ही चीज का ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में ना आप सीधा सीधा यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि बच्चा इसमें जो है ना जिस चीज को देखता है, तो देखने के बाद में पहले तो ये हो रहा था इसमें कि भाई देखा तो अपने सेंसेस के आधार पर उसको ढूंढ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, तर्क का अभाव होता है बच्चा में, है ना, मतलब लेक ऑफ लॉजिक, तर्क का अभाव आपको कहाँ देखा जाता है, तो तर्क का अभाव जो है ना वो देखा जाता है किस में बताइएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मतलब उसमें लॉजिक आपको दिखेगा नहीं, तर्क की बहुत ज्यादा अभाव होती है। और उसके बाद में इस अवस्था में बच्चा जो है ना प्रतीकात्मक अधिगम करते हैं, सिंबॉलिक लर्निंग। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में लर्निंग कैसा होता है, सिंबॉलिक लर्निंग होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक अधिगम। और उसके बाद में तुमको एक उदाहरण देते हैं, सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए अच्छा सा, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है टीवी में शक्तिमान को देखा कि शक्तिमान कैसे उड़ता है ना, तो आपने ये देखा कि भाई शक्तिमान ऐसे खड़ा हो रहा है, ऐसे हाथ ऊपर कर रहा है, ऐसे घूम रहा है और उसके बाद में उड़ जा रहा है ना। तो बच्चा इस चीज को क्या करता है, टीवी में देखा कि अरे भाई शक्तिमान कैसे उड़ रहा है। अब उसके बाद में क्या होगा कि उसके पीछे लॉजिक नहीं लगाएगा कि टीवी है ना, वो लॉजिक नहीं लगाएगा कि सच में नहीं हो सकता है, बस उसके दिमाग में यह बात आएगा कि हम भी शक्तिमान की तरह उड़ सकते हैं। तो वो भी क्या करेगा, जब टीवी बंद हो गया उसके बाद में खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद में ऐसे हाथ ऊपर करेगा, ऐसे घूमेगा और उसके बाद में वो कहेगा कि भाई उड़ का है नहीं रे। समझ में आ रहा ना, मतलब ये कि वो अब मम्मी को भी परेशान कर देगा कि देखो मम्मी शक्तिमान तो ऐसे हाथ ऊपर करने के बाद में घूम रहा था तो उड़ जा रहा था, फिर हम भी ऊपर कर रहे हैं तो उड़ नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो उसमें अब क्या होता है, तर्क का अभाव होता है, मतलब लॉजिक, लेक ऑफ लॉजिक का मतलब तर्क की कमी होती है। उसको इस बात की समझदारी नहीं होती है कि शक्तिमान जो टीवी में दिख रहा था वो रियल नहीं, मतलब वास्तविक जीवन में वैसा नहीं हो सकता है। जैसे उसने जो है ना किसी सीरियल में बालवीर को देखा, बालवीर बच्चों का बहुत फेमस सीरियल है, देखे होंगे आप लोग भी। तो बालवीर को देखा, तो बालवीर क्या था, बालवीर में आपने देखा कि बच्चा यह देख रहा था कि जहां भी बच्चों के सामने में कोई कष्टदायक समय आ रहा था तो बालवीर वहां पर हाजिर हो रहा था, है ना, और हाजिर होने के बाद में तुरंत टपक जा रहा था आसमान से, और आसमान से टपकने के बाद चार बच्चा को इसे उठाया और उस संकट की घड़ी से निकल, जैसे इसे उठाया सीधे उठा करके उड़ गया। अब उड़ गया तो बच्चा देखा कि अरे भाई बालवीर क्या उड़ रहा है। अब क्या करेगा, सेम बालवीर वाला ड्रेस पहनेगा बच्चा घर में, और उसके बाद में दो भाई बहन को अपने साथ मिलेगा, बोला कि चलो बालवीर की जैसा उड़ते हैं। अब उसके बाद में वो मंत्र पढ़ रहा है लेकिन उड़ नहीं रहा है, समझ में आ रहा ना। अब उड़ नहीं रहा है तो उसके दिमाग में आ रहा है कि भैया बालवीर तो ऐसे ही उड़ता है, फिर हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं, है ना। तो क्या है, उसमें तर्क का भी अभाव, उसको इस बात की समझदारी नहीं है कि बालवीर जो टीवी में उड़ रहा था वो वास्तव में नहीं था, उसमें लॉजिक का अभाव है। और इसी चीज को वो नहीं समझ पाता है कि हाँ, कि बालवीर रियल में नहीं था बल्कि वो काल्पनिक परिदृश्य है, वो केवल टीवी में दिखाया गया है, हमसे वो नहीं होगा। जैसे आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे, जैसे टीवी में वो देखा कि वो जैसे मान लीजिए कि डंटा था
और उस डंटा पर ऐसे बालवीर खड़ा हो गया, डंटा उड़ रहा है ऐसे, है ना, डंटा उड़ रहा है, बालवीर उस पर खड़ा है ऐसे, हाँ चल रहा है आसमान में, डंटा पर खड़ा आसमान में ऐसे 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 चल रहा है। अब उसके दिमाग में बात आया कि भाई साहब ऐसा तो हम भी उड़ सकते हैं। अब घर में डंटा नहीं था, झाड़ू था, झाड़ू पर खड़ा हो गया, अब बोला कि भाई झाड़ू उड़ो, उड़ नहीं रहा है। समझ में आ रहा ना, मतलब वो क्या है कि जैसा देखा है उसी तरह का वो करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। उसके पीछे के लॉजिक को वो नहीं समझ रहा है कि आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है। तो तुम सीधा सीधा याद रखना मेरे लाल कि हमेशा कि देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा के पास में तर्क का अभाव होगा, लेक ऑफ लॉजिक होगा, बच्चा केवल सिंबॉलिक लर्निंग पर ध्यान देगा। सिंबॉलिक लर्निंग इट मींस हमने अभी आपको बताया कि जैसा वह देखा उसी तरह से करने का प्रयास करेगा। जैसे हमने शक्तिमान की कहानी बताई, शक्तिमान को जैसा वो देखा उसी तरह से वो कर रहा है ना। उसके बाद में हमने बताया किसका, बालवीर की कहानी, बालवीर को देखा उड़ते हुए तो वो भी चाह रहा है कि हम भी उड़े, लेकिन हो नहीं रहा। ये सिंबॉलिक लर्निंग है ना। आपने टीवी में प्रचार देखा होगा कि पेप्सी ऐसे पीने के बाद में पूरा दिमाग ठंडा होते जा रहा है ना, और दिमाग ठंडा होते जा रहा है। अक्षय कुमार पेप्सी का प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद में ऐसे ऐसे जो है ना ठंडा पिए, पेप्सी पीने के बाद में अक्षय कुमार का दिमाग हुआ पूरा ठंडा, और ठंडा होने के बाद अक्षय कुमार सीधे उड़ गए। इस तरह के प्रचार को आपने देखा होगा, है ना। अब बच्चा देखा उसको तो उसको क्या करा, सिंबॉलिक लर्निंग करा कि अच्छा इसका मतलब ये भी है कि हम भी ऐसे ही पेप्सी पिएंगे, हमारा दिमाग भी ऐसे ही ठंडा होगा, हम भी उड़ जाएंगे। लेकिन भैया वो पेप्सी पी रहा, उड़ नहीं रहा है। तो सवाल करता अपने मम्मी पापा से कि देखो टीवी में तो उड़ जा रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं? क्योंकि उसके पास में भी तर्क का भाव होता है कि वो काल्पनिक, वो वास्तविक नहीं है। डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार आपने देखा है, दूध की सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, है ना, सबकी पसंद निरमा, है ना, ये वाला प्रचार आपने देखा होगा ना। तो उसके बाद में वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट टिटिया निरमा, है ना, ऐसा वाला देखे होंगे ना। तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा कपड़ा गंदा करके आया और मम्मी ऐसे कपड़ा को दिखा रही है, और दिखाने के बाद में क्या हो कि डिटर्जेंट में ऐसे वो धुली, और धुलने के बाद में पूरा व्हाइट दिख रहा। बच्चा बोला कि भैया इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसका पैकेट जहां से गुजर रहा है, उसके शॉर्ट से जितना दूर से पैकेट, जैसे ऐसे देखे होंगे प्रचार में, ऐसे पैकेट निकला, अब जितना दूर से निकला उतना देर पूरा व्हाइट, अब बाकी सब अभी गंदा है। मतलब बच्चा भी क्या करे, गंदा कपड़ा को ले और भाई डिटर्जेंट पाउडर को वहां सीधे गुजारे, बोले कि चा ये तो व्हाइट हुआ नहीं, जबकि टीवी में तो ऐसा दिखा रहा था। मतलब समझ रहे हो बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कहना ये चाह रहा है कि जैसा वो देखेगा ना उसी तरह से वो करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो हम आपको अभी बताए हैं ना कि सिंबॉलिक लर्निंग पर वो ध्यान देता है। हम आपको अभी बताया कि प्रतीकात्मक अधिगम पर वो ध्यान देगा। अर्थात कहने का मतलब उसमें अभी तर्क का क्या है, अभाव है। किसी चीज को देखने के बाद वैसे करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास अभी लॉजिक नहीं पता है कि इसके पीछे लॉजिक आखिर क्या है। तो समझ में आया कि ये जो है ना किसमें होगा, ये होगा किसमें, प्री ऑपरेशनल। तो सेंसोरी मोटर में आपने यह देखा कि केवल बच्चा इंद्री पर काम कर रहा था, मतलब मम्मी को देखा, मम्मी छुप गई, तो उसके दिमाग में, उसके इंद्री में ये चीजें बना कि मम्मी यही तो कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं है तो वो ढूंढने का प्रयास करा, सेंसोरी मोटर। दूसरा में हमने क्या देखा प्री ऑपरेशनल में, कि बच्चा सिंबॉलिक लर्निंग कर रहा है, सिंबॉलिक लर्निंग कर रहा है, उसमें सीधा हमको दिख रहा है कि भाई बच्चा जैसा देख रहा है उसी तरह से करने का प्रयास कर रहा है, उसके पीछे वो कोई लॉजिक नहीं लगा रहा है। तो इस तरह के काम कितने साल के बच्चा करेंगे, 2 साल से लेकर के 7 साल के अंदर के बच्चा करेंगे। और तीसरा हमारे सामने आता है कौन सा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीधा सीधा आप समझने का प्रयास यह कीजिएगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जब आप बच्चा के सामने आ जा रहा है तो अब लेक ऑफ लॉजिक नहीं होगा, मतलब अब तर्क का अभाव नहीं होगा। अब इसके पास में क्या हो जाएगा, तर्क आ जाएगा। मतलब सीधा समझो, है ना, तर्क की भावना, मतलब जो पहले वो शक्तिमान को देखता था ना कि उड़ जा रहा है, अब उस चीज को लॉजिकली समझने का प्रयास करे कि अरे भाई ये केवल टीवी में हो सकता है,
हकीकत में ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तर्क का अब कमी नहीं रहेगा। अब उसके पास में क्या हो जाएगा बताइएगा, अब जो है ना बच्चा के पास में तर्क और मूर्त कौशल क्या होता है, विकसित होना जो है ना शुरू हो जाता है। मूर्त कौशल का मतलब कॉन्क्रीट स्किल। मूर्त का मतलब ये होता है कि अब वास्तविक जीवन में जो है ना वह विश्वास करता है, अब वह काल्पनिक जीवन में विश्वास करना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मतलब कॉन्क्रीट स्किल डेवलप होगा बच्चा का, किसमें बताइएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। और उसके बाद में बच्चा में लॉजिक भी कब आएगा बताइएगा, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह रहे हैं। मतलब ये कि तुम यह सोचो कि पहले जो कमी थी, पहले कमी किसका था, तर्क का कमी था ना, लॉजिक का कमी था, तभी तो शक्तिमान की तरह उड़ने का वो प्रयास कर रहा था। तो जो कमी इसके पहले वाला स्टेज में था, प्री ऑपरेशनल में जो कमी था, उस कमी को दूर कहां करेगा, वह कमी अब नहीं रहा, वह किस में बताएगा, तो कंक्रीट में। अर्थात अब जो है ना लेक ऑफ लॉजिक नहीं रहेगा, अब उसमें तर्क आ जाता है। और तर्क आने के साथ साथ में यह भी ध्यान रखिएगा, तर्क आने के साथ साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि बच्चा जो है ना अब वास्तविक जीवन को जीना चाहता है, वास्तव में जो चीजें होता है उसको जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो जितना बच्चा में कमी है वो सब प्री में, और जितना अब कोई कमी नहीं है तो वो सब किस में आ जाएगा बताइएगा, कंक्रीट में, जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह रहे हैं। बच्चा अब यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म की भावना को लेकर आएगा, बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है। और इसका मतलब आत्म केंद्रित खत्म या समाप्त होती है, आता नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म की भावना यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, समाप्त हो जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, वो एक विशेषता है जो कि प्री ऑपरेशनल में आपको देखने को मिलेगा। तो ईगोसेंट्रिज्म की भावना यहाँ पर खत्म हो, मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटी तौर पर अगर आपको समझना है कि सर जी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ कि जो शक्तिमान की कहानी उसके दिमाग में पहले बैठा था कि इसे हाथ ऊपर करेंगे उड़ जाएंगे, बालवीर के बारे में दिमाग में कहानी बैठा था कि झाड़ू पर चढ़ेंगे उड़ जाएंगे, डिटर्जेंट पाउडर आएगा ऐसे वॉश करके चला जाएगा। अब ये सारा का सारा जो उसमें तर्क नहीं था, पहले लॉजिक कोई नहीं लगा रहा था, वो टोटल लॉजिक अब यहां पर क्या करेगा, वो लगाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि बच्चा में तर्क का जितना सारा अभाव है वो सब प्री ऑपरेशनल है, और जहां पर तर्क आ जाएगा, जहां पर कंक्रीट पर काम करना चालू कर देगा, जहां पर वास्तव में चीजों को सीखने समझने का प्रयास कर रहा है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। अब उसके बाद में आते हैं हमारा कौन सा, तो ये कितना साल में, 7 से 11 साल। अब यहाँ पर बच्चा को भुला नहीं सकते हैं कि बेटा इस झाड़ू पर खड़ा हो जाओ और तुम बालवीर की तरह उड़ोगे। तो इस स्टेज में जब बच्चा रहेगा तो वो कहेगा संतोष पागल समझ रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जब उसको कहते ना तो वो उड़ जाता, वो आपका बात मान लेता, क्यों, क्योंकि तर्क का अभाव था उसमें। लेकिन यहाँ पर अब तर्क का अभाव नहीं है, अब तो वह लॉजिक लगा रहा कि हाँ वो टीवी में खाली होता है, वास्तव में वैसे नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में डिटर्जेंट पाउडर वाला भी कहानी बताएंगे कि बेटा ये डिटर्जेंट को तुम अपने शर्ट से गुजारो पूरा व्हाइट हो जाएगा, तो फिर कहेगा कि मूर्ख समझ रहे का, वो खाली टीवी में होता है, वास्तव में वैसा नहीं होता। इसका मतलब क्या समझ रहे हो भाई, इसका मतलब यह समझ रहे हो कि इसमें क्या है, लॉजिक अब आ चुका है, पहले लॉजिक नहीं था। तो तर्क जिसमें आ जाता है वो हमारा किसमें है बताइएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब सीधा समझो कि भाई साहब मूवी में जब वह देख रहा था मूवी को, एक ट्रक में पुष्पा मूवी को देखा, और पुष्पा मूवी देखने के बाद में एक ट्रक में लकड़ी का गठरा पूरा लदा हुआ था, और पुष्पा आया और एक हाथ से पूरा ट्रक को रोक दिया। समझ रहे ना। अब इस स्टेज में जब बच्चा रहेगा 2 से 7 वाला में, तो वो कहेगा भाई क्या रोका है, कितना इसके पास में पावर होगा, कोई लॉजिक नहीं लगा रहा है। तो कल होकर के उसके पापा जब गाड़ी चालू करके और गाड़ी स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे, तो आगे ऐसे आकर रोकेगा, बोला कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पुष्पा जैसा हम भी रोक दिए। समझ रहे ना। लेकिन वो उसको यह लॉजिक नहीं है कि भाई पुष्पा काल्पनिक था, है ना, वास्तव में वैसा नहीं होता है। तो यह काम करे, जब ऐसा काम कर रहा है तो प्री है,
और जब उसमें लॉजिक आ जाता है कि जैसे पापा कार ड्राइव कर रहे हैं, धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकाल रहे हैं, कोई आदमी बोलेगा कि जाओ तो पुष्पा जैसा कार को रोक दो, तो जिसे पुष्पा टीवी में रोका था, तो बोलेगा कि ना भाई वो रियल थोड़े था, वो टीवी में वैसे दिखा रहा था लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। जब यह बात वह कह रहा है ना, तो इसका मतलब यह समझो ना कि उसमें लॉजिक आ चुका है। अब वो वास्तविक जीवन में ज्यादा विश्वास कर रहा है, काल्पनिक जीवन में विश्वास नहीं कर रहा। तो समझ में आ रहा है बातें, क्लियर हो रहा है ना। तो सेंसोरी मोटर ये है, प्री ऑपरेशनल। सेंसोरी में तुमने ये देखा कि केवल सेंसेस पर काम करेगा, इंद्रियों पर। इसमें ये देखा कि लेक ऑफ लॉजिक, तर्क का अभाव होगा, जैसा देखेगा वैसा करने का प्रयास करेगा। तीसरा में आपने क्या देखा कि भाई साहब अब लॉजिक लगाना वो चालू कर देगा क्योंकि दिमाग अब उसके पास में आ चुका है। चौथा वाला में क्या हुआ कि दिमाग काफी अच्छा खासा आ चुका है। अब स्वाभाविक सी बात है, इसका उम्र काल कितना है, 11+, तब लॉजिक को तो जान ही गया है। चौथा वाला जो आपके सामने दिख रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हमने क्या बोला है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें अब क्या करेगा बच्चा, अमूर्त व वैज्ञानिक चिंतन करने का प्रयास करेगा। अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट है ना, अमूर्त व वैज्ञानिक चिंतन करने का प्रयास करेगा। मतलब सीधा समझो, जो चीजें उसको अब नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी वह थिंकिंग करना अब चालू कर देगा, है ना। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब ये हो गया कि तुम सीधा समझो कि सोच को उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब यह समझिए क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह के शब्द का भी यूज इसमें आप कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा का सारा गुण आपको कहाँ मिलेगा, औपचारिक में। औपचारिक में इतना दिमाग इसके पास हो जाता है कि अगर इसका मान 3, अगर इसका मान 4, तो यह तो नहीं दिख रहा है ना कि इसका मान कितना है, यह तो क्या है, अमूर्त है। अमूर्त मतलब जो ना दिखे, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह चीज नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है ओकरा बादों में दिमाग लगाना चालू कर देगा कि इसका मान आखिर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी बच्चा लॉजिक लगाना, कल्पना करना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना, उसके बाद में क्रिटिकल थिंकिंग करना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से जुड़ा हुआ है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से जुड़ा हुआ है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि बच्चा इसमें जो है ना प्रॉब्लम सोल्वर बनना चालू हो जाता है। मतलब अपने समस्या का समाधान खुद से करने का वह क्या करने लगता है, प्रयास करने लगता है, और वह सफल भी हो जाता है। मतलब तुमको तुम्हारे पास में यह शब्द आए कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहाँ आता है, उसके बाद में तर्क के साथ कहाँ काम करता है, अमूर्त चिंतन कहाँ करेगा, वैज्ञानिक चिंतन का विकास कहाँ होगा, जो चीजें नहीं दिख रहा उसके बारे में भी सोचने समझने का प्रयास कहाँ करेगा, ये सारा का सारा किसमें होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। क्लियर, समझ में आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। प्रॉब्लम सोल्वर बनना कहाँ प्रारंभ हो जाएगा, तो फॉर्मल स्टेज में हो जाएगा। फॉर्मल मतलब अब उसका दिमाग जो है ना विकसित हो चुका है, अब वह सोल्व कर लेगा किसी समस्या को, पहले वह सोल्व नहीं कर पा रहा था। तो समझ में आया। तो देखो अगर चारों स्टेज को समराइज करना हो, अगर तुमको चारों स्टेज को समराइज कर रहा, तो यहाँ पर केवल सेंसस ध्यान रखना। ए बुआ ध्यान दो, यहाँ पर केवल क्या ध्यान रखना, सेंसेस जैसा देख रहा था, जैसे मम्मी को देखा, देखने के बाद मम्मी छुप गई, उसके सेंसेस में ये बातें आया कि मम्मी यही थी, यही ना कहीं होगी। कोई चीज दिखाया उसके बाद छुपा लिया, उसको ढूंढने का वो प्रयास कर रहा, ढूंढ भी लिया, वो हमारा कौन है, संवेदीगामी में, ठीक है ना। दूसरका में क्या हुआ, जैसा देख रहा है उसी तरह का करने का प्रयास कर रहा, शक्तिमान, बालबीर, रिचर्डेंट पाउडर, ठीक है ना। तर्क का क्या होगा, इसमें अभाव होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो तर्क का अभाव था उस तर्क का अभाव अब खत्म हो गया रहेगा। अब वो वास्तविक जीवन में काम करना पसंद करेगा, मूर्त चीजों को समझेगा, कॉन्क्रीट जो है उस चीज को समझने का प्रयास करेगा। अब आप उसको बरगला नहीं सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा उदाहरण हम आपको दे दिए। मतलब यहाँ पर बनेगा लेक ऑफ लॉजिक, और यहाँ पर लेक ऑफ लॉजिक नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर लॉजिक अब आ जाता है। यहाँ तर्क का अभाव, मतलब बच्चा में जितना भी अभाव देखने को मिलेगा वो सब प्री में है, और सारा अभाव खत्म हो जाता है किसमें, कॉन्क्रीट में। बस इतना समझो,
यहाँ पर तर्क का अभाव था, अंतर का अभाव था, डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर लॉजिक का कोई अभाव नहीं, अब अंतर भी वो स्पष्ट कर देगा, ठीक है ना। और चौथा वाला में इतना ज्यादा समझदार हो जाएगा कि बच्चा के सामने में कोई अगर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी आप दे रहे हो, कोई अमूर्त कॉन्सेप्ट भी आप उसको दे रहे हो, उसके बारे में भी वह सोचना चालू कर देगा, उसके बारे में भी अपना विचार प्रस्तुतिकरण कर देगा। मतलब बच्चा हमें कह सकते हैं वैज्ञानिक चिंतन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। बस क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा इन चारों का, ठीक है, समझ में आया। सेंसोरी मोटर, उसके बाद में प्री ऑपरेशनल, उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग जानेंगे, ये तो चारों स्टेज के बारे में हम समझ गया कि सर 0 से 2 में क्या करेगा, 2 से 7 में क्या करेगा, 7 से 11 में क्या करेगा, 11 प्लस में क्या करेगा। ये बात हम समझ गए ना। 0 से 2 में खाली जो चीजों को देख रहा है, देखने के बाद में ढूंढने का प्रयास करे कि उसके दिमाग में जो है ना, हम कह रहे हैं कि एक सेंसेस बन चुका है। 2 से 7 में जिस चीज को देखा उसे करने का प्रयास किया बिना किसी लॉजिक के। 7 से 11 में ये हुआ कि अब उसमें तर्क आ रहा है कि इसके पीछे लॉजिक कुछ ना कुछ तो होगा। और 11 प्लस में क्या हुआ कि इतना लॉजिक सीख लिया कि अब वो चिंतन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग पर जोर दे रहा है। क्लियर। अब देखो, अब क्या होगा कि सारा स्टेज का कुछ ना कुछ विशेषता दिया गया है ना। अब उस विशेषता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं, क्या जी, मिटाए ना। अब हम इसको क्या करते हैं बताइएगा, मिटाते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आगे इसका विशेषता आखिर क्या क्या है। तो हम लोग एक एक चरण का विशेषता समझेंगे, ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे, एक एक चरण की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विशेषता हम लोग किसका ले लेते हैं, संवेदी गामक अवस्था का, जिसको हमने क्या कहा, सेंसोरी मोटर स्टेज। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक कोई समस्या है तो बोलिए। कोई समस्या है नहीं ना, चलिए। देखिए अब जो है ना, सबसे पहले नंबर पर हम ले लेते हैं, पहला हमारा कौन था, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, ठीक है ना। गेट बंद कर दीजिए, गेट बंद कर दीजिए, कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था का मतलब हो गया सेंसोरी मोटर स्टेज। क्या हो जाएगा बताएगा, सेंसोरी मोटर स्टेज। संवेदी गामक अवस्था इट मीन सेंसोरी मोटर। अब इसका पहला विशेषता जो है, अब तो आपको इस बात की समझदारी लग गई है कि भाई ये संवेदी गामक अवस्था क्या है। अब इसके विशेषता को पढ़े। इसमें सबसे पहला विशेषता जो हमारे पास में आता है, उसको हिंदी में कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। क्या बोलते हैं, वस्तु अस्थायित्व। मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये पहला विशेषता है किसका, सेंसोरी मोटर का। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा, बुआ ध्यान दो। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये वस्तु अस्थायित्व क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है ना। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये हुआ कि भले कोई चीज उसके आंखों से दूर है, लेकिन दिमाग से वो चीजें दूर नहीं। इसका मतलब ये है कि वो कौन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। और इस तरह का विशेषता देखने को मिलेगा किस स्टेज के अंतर्गत के बच्चा को, प्री ऑपरेशन सेंसोरी मोटर स्टेज वाला बच्चा। उदाहरण आप एक ले सकते हैं वस्तु अस्थायित्व में कि सीधा सीधा आप यह समझिए कि किसी चीज को आपने दिखा दिया है ना, और दिखाने के बाद में उसको छुपा दिया। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट से आए और मार्केट से आने के बाद में बच्चा को दिखाया कि ये देखो बेटा चॉकलेट डेयरी मिल्क, ये देखो बेटा डेयरी मिल्क, और बच्चा इसे देखा। उसके बाद में दौड़ते 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 आया, और आने के बाद में चॉकलेट आप दिखा रहा, जब आपके पास में वो आया तो आपने क्या किया, चॉकलेट छुपा लिया। अब छुपा लिया तो मानेगा, मानने का मतलब ये है वो ऐसे हार नहीं मानेगा कि अच्छा अब तुम चॉकलेट छुपा कर कह रहे हो कि बेटा चॉकलेट खत्म हो गया। लेकिन ना, वो तो देखा था कि चॉकलेट आपके हाथ में था। अब वो क्या करेगा, आपके इस पैकेट में हाथ घुसाएगा, फिर आपको इस पैकेट में हाथ घुसाएगा, फिर इस पैकेट में हाथ घुसाएगा, फिर इस पैकेट में हाथ घुसाएगा, फिर यहाँ घुसाएगा।
और उसके बाद में जब सारे जगह से नहीं मिलेगा तब वह आपसे बोलेगा कि चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो वस्तु को उसने देखा था उसका अस्थायित्व तो अब उसके दिमाग में बना हुआ कि चॉकलेट तो अभी था, इतना जल्दी गायब कैसे हो सकता है भाई, होगा तो कहीं ना कहीं यहीं पर। अर्थात उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बताइएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब सीधा समझो कि भले कोई चीज उसके आंखों से दूर चला गया हो लेकिन दिमाग से दूर ना गया। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। मतलब ये कि चॉकलेट को उसने आंख से देखा तो था, अब चॉकलेट को उसने आंख से देखा था, अब उसको तुम छुपा दिए तो भाई दिमाग से दूर थोड़े चला गया, आंख से ना दूर गया। मतलब फिर भी छुपाने के बाद भी वो खोजने का, ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि ना चॉकलेटवा ये नहीं केनहू होगा। बात समझ में आ रहा ना। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बताइएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस विशेषता किसका है, सेंसोरी मोटर का। मतलब 0 से 2 साल का बच्चा यह काम आपको ज्यादा करते हुए दिखेगा। ठीक है बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब आंखों से भले दूर लेकिन दिमाग से दूर नहीं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है ना। उसके बाद में दूसरा विशेषता हमारे सामने आता है, इसको आप समझ गए ना ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरा विशेषता हमारे पास में आता है जिसका नाम होगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या नाम होगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब यह समझो कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आखिर होता क्या है। ये दूसरा विशेषता है किसका, सेंसोरी मोटर का। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में क्या होगा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ना। मतलब ये कि दूध की बोतल देखने पर उसको लेने हेतु भागना और मिल जाने पर चुप हो जाना। मतलब ये समझो, अब अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो ये समझो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आखिर क्या होता है। देखिए गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, है ना। डायरेक्टेड मतलब निर्देशित, व्यवहार मतलब बिहेवियर, है ना। मतलब जिस टारगेट को वो चाह लिया। अब जैसे मान लो कि तुम दूध की बोतल उसको दिखा रहे हो और दूध की बोतल जैसे ही बच्चा को दिखा तो बच्चा दौड़ना चालू किया, अरे दूध का बोतल आ गया, दौड़ते 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 आपके पास आया। और आपके पास आया तो आप दूध के बोतल के साथ में उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा इस हाथ में पकड़ने का प्रयास कर रहा है दूध का बोतल, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसको आप नहीं दे रहे, ठीक है ना। कभी ऊपर कर ले रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं। बच्चा उसको लेने का, जब इधर हाथ लेकर जा रहा है तो फिर वहां से हटा रहे हैं, फिर इधर से हाथ लेके जा रहा है, फिर वहां से हटा रहे हैं। समझ में आ रहा है। मतलब लेकिन हाँ टारगेट उसका है कि भैया दूध का बोतल तुमको लेना है। उसका गोल क्या है, दूध के बोतल को लेना। उसका लक्ष्य क्या है, दूध के बोतल को लेना। तो जब तक उसको दूध का बोतल नहीं मिले पहले तो वो प्रयास करेगा लेने का, और उसके बाद में भी ज्यादा परेशान आप कर दीजिएगा तब वो रोना चालू कर देगा। तब वो क्या करेगा, रोना चालू कर देगा। और जब रोने लगेगा उसके बाद में लास्ट में आप क्या कीजिएगा, उसको दूध को बोतल दे दीजिएगा। आज जैसे ही दीजिएगा, इतना कस के रो रहा था, जैसे ही दिए चुप। समझ में आ रहा ना, वो क्या हो जाएगा बताइएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसको हम लोग बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मतलब डेयरी मिल्क तुमने बच्चा को दिखाया, बच्चा जब तुम्हारे पास में आया तो तुम उसको दे नहीं रहे हो। बच्चा देख रहा है कि डेयरी मिल्क यहाँ पर है, डेयरी मिल्क यहाँ पर है, लेकिन इधर उधर इधर उधर छुपाने उपाने इधर उधर करने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चा पहले लेने का प्रयास करेगा, नहीं मिलेगा तो रोना चालू कर देगा, और रोना चालू करेगा तब तक रोएगा जब तक उसको डेयरी मिल्क न मिल जाता हो। मतलब ये कि जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो चुप होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। माने कि ये समझो कि उसका लक्ष्य था उस चीज को पाना, और जब तक नहीं मिला तब तक वो रोएगा, और जैसे ही मिल गया मतलब लक्ष्य पूरा हो गया, और लक्ष्य पूरा हो गया तो चुप हो जाएगा। कोई खिलौना बच्चा के हाथ में से छीन लीजिए तो दौड़ते दौड़ते आएगा आपके पास कि भाई दे दो हमको, आप नहीं दीजिए, और नहीं दीजिए तब तक वो रोता रहेगा जब तक आप नहीं दीजिए, और जैसे ही दीजिएगा चुप हो जाएगा।
अच्छा लास्ट में हार मान के हम लोग क्या कहते भाई ले लो, समझ रहे ना। तो उसके बाद में क्या होगा, तुरंत मतलब आधा सेकेंड भी नहीं लगेगा उसको चुप होने में। और अभी 5 मिनट पहले एकदम आंसू बहा बहा कर रो रहा था, उसको ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसके साथ में मार पिटाई कर दी है क्या, मतलब इतना भयंकर तरीके से रोएगा। आज जैसे ही खिलौना दीजिए आधा सेकेंड में चुप, मतलब कर रहा है, जैसे ही दिए बस उतने पे स्टॉप। समझ में आ रहा ना। तो ये क्या बताएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सब नाम से ही परिचित हो रहा है ना, आपको समझ में आ रही बातें। इसको बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तीसरा जो हमारे सामने में, तो ये दो विशेषता अमूमन माना जाता है, किसका बताइएगा, तो ये माना जाता है सेंसोरी मोटर का, ठीक है ना। इसमें ज्यादा विशेषता नहीं है, इसी दो को समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, पूछता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चा में किस अवस्था में आता है, तो आपको ध्यान रखना है सेंसोरी मोटर में। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का विशेषता किसका है बताइएगा, तो ये आ जाएगा किसमें बताइएगा, सेंसोरी मोटर, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो चरण पढ़े थे, जिसका नाम था कौन था बताइएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पढ़े थे ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उम्र काल कितना था बाबू, 2 से 7। इसको बोलते हैं प्री कॉन्क्रीट नहीं, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 था। इसका कितना था, 0 से 2 था। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज का भी कुछ विशेषता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला विशेषता जो इसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा किसका बताइएगा, आत्म केंद्रवाद का। आत्म केंद्रवाद है ना, आत्म केंद्रवाद को हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, ये पहला विशेषता। अब यह आत्म केंद्रवाद या ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। मतलब ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये हो गया कि भाई साहब बंटवारा हमको नहीं चाहिए, बस इतना समझो, मेरा है, मेरा है तो है, हम काहे दे दूसरा को, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। जैसे मान लीजिए कि तुमने एक चॉकलेट किसी बच्चा को दिया, और बच्चा को जब तुम एक चॉकलेट दे रहे हो, और एक चॉकलेट देने के बाद में तुम कह रहे हो कोई आधा हमको भी खिला दो, तो बोलेगा नहीं मेरा है। समझ में, दिया कौन है, आप ही दिए, उसको घंटा मतलब नहीं है कि आप दिए हैं, नहीं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चॉकलेट उसके हाथ में आ गया, मतलब वो सीधा कहेगा ये मेरा है। आप उसको कितनों कहिए कि बउआ हमको भी खिला दो, तो कहेगा नहीं ये चॉकलेट मेरा है। और ये कहलाता है ईगोसेंट्रिज्म, मतलब नो बंटवारा, सीधा समझो, कोई बंटवारा हमको नहीं चाहिए, ये मेरा है तो है। यहां तक कि चॉकलेट की बात छोड़िए, दूध की बात छोड़िए, खाना पीना में तो बंटवारा करवे नहीं करेगा, चॉकलेट में बंटवारा करवे नहीं करेगा। वो चाहता है कि हमारे मम्मी का भी बंटवारा ना हो। जैसे मान लीजिए कि एक मम्मी अगर दूसरे के बच्चों को अपने गोद में रखती है, तो वाला बच्चा देखेगा रोना चालू, काहे, और उस बच्चा को हटाने का प्रयास करेगा, कहेगा इसको हटाओ भाई, है ना। और तुम बोलेगा काहे भाई, तो कहेगा कि मेरी मम्मी है। बात समझ में आ रहा है, इस तरह की भावना बच्चा में देखा। लेकिन जैसे ही उस बच्चा को उतार दीजिएगा अपने गोद से, वैसे ही क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। मतलब वो चाहता है कि मम्मी केवल हमारी, बंटवारा हम नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। पापा अगर किसी अन्य बच्चा को गोद में रख लिए, कोई दिखा देता है कि बुआ आओ देखो पापा किसको गोद में रखे हैं, तो रोना चालू, और आएगा दौड़ते दौड़ते, खेलता रहेगा, लेकिन आएगा और पापा के गोद में चढ़ने का प्रयास करेगा। पापा एक गोद में उसको रख लिए और एक गोद में किसी दूसरे बच्चा को, तो दूसरा का बच्चा को धक्का देगा, कहेगा उतारिए इसको, क्योंकि पापा हमर है, मजाक थोड़े, दूसरा का बच्चा को कैसे रख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा, ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, जिसमें बच्चा को यह समझ लीजिए कि बंटवारा की भावना उसमें नहीं, मतलब बंटवारा उसको चाहिए ही नहीं, जो है सो मेरा है, बस इतना समझो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। अब तुम चॉकलेट पर इस कहानी को ले लो, चाहे मम्मी पर ले लो, चाहे पापा पर ले लो, चाहे नाना पर ले लो ना, किसी चीज में उसको बंटवारा चाहिए ही नहीं। वो हमारा कौन है, ईगोसेंट्रिज्म। कहानी के द्वारा समझिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, रटना ये सब चीज को थोड़े समझना है।
और यह गुण किसमें आएगा? 2 से 7 वाला में। मतलब ये विशेषता किसका है? प्री ऑपरेशनल स्टेज का। मतलब ये कि ईगोसेंट्रिज्म में कहा जाता है कि मैं जो बोला वही सही। अच्छा, ये भी बात है कि हम जो कह रहे हैं वही सही, बाकी दुनिया के, अब हम कह रहे हैं कि हमारी मम्मी है तो है, हमारी मम्मी है तो है, बाकी दुनिया क्या कर रहा है हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे ये भी चीज है, एक छोटा भाई बहन जब झगड़ा झुगड़ी कर लेगा, जैसे 2 साल के आप लोग भी जब 2-3 भाई बहन रहे होंगे तो बचपन में बड़ी झगड़ा होता था, एकदम मार पीट सब हो जाता था। 5 मिनट में ऐसा होता था कि भाई तुमसे हम नहीं बोलेंगे, तो वो कहता था कि जाओ तुमसे कौन जा रहा है बोलने। आधा घंटा के बाद में फिर सब बोलता था। ईगोसेंट्रिज्म उस समय इस प्रकार था, जब 2 भाई बहन में झगड़ा हो रहा है तो वो कह रहा है कि नहीं ये काम हम नहीं किए। जैसे मान लो कि बर्तन कोई किचन में गिरा दिया, मम्मी बोली कौन गिराया, अब दोनों था वही जगह, है ना। तब वो कहेगा, जो पहला वाला बच्चा वो बोलेगा ई गिराई है मम्मी, और बोलेगा नहीं मम्मी झूठ बोल रहा है, ई गिराया है। बात समझ में आ रहा? अच्छा, गिराया तो दोनों में से कौन एक जरूर होगा, समझ में आ रहा। लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं कि भैया हम गिराए। अच्छा, वो ये भी विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि हम जो कह रहे वो सही है, मतलब ये गिराया है। समझ में आ रहा ना? मतलब वो अपने आप को हारने नहीं देता, यह बात समझ लीजिए। मतलब ये गिराया है तो गिराया, हम जो कह रहे हैं हमारा बात नहीं मानेगी, ये गिराया हम अपना आंख से देखे। वो बचवा कहेगा कि नहीं मम्मी हम तुम्हारा बेटी है तो तुम्हारा बात नहीं मान रही है, ये गिराया है हम अपना आंख से। अरे भाई गिराया तो दोनों में से एक जरूर होगा, एक दूसरे पर क्या कर रहा है? ब्लेमिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हारना उसको पसंद नहीं है। मतलब हम सही है तो भाई है, हम सही है तो है, सीधा ये समझो। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताएगा? ईगोसेंट्रिज्म की भावना हम इसको बोलेंगे। मतलब आप समझ रही ना कि इसमें बच्चा मतलबी टाइप का भी होता है, सेल्फिश। सेल्फिश नहीं हो गया, एगो चॉकलेट उसको दिए खरीद के हम ही लाए 50 रुपया में डेयरी मिल्क सिल्क, और उसको दे दिए, बोले कि बेटा थोड़ा हमको भी खिलाओ ना, तो बोला कि ना मेरा। सेल्फिश हो गया कि नहीं बताओ? तो सेल्फिश वाला भावना भी आप किसमें कह सकते हैं? ईगोसेंट्रिज्म में आप कह सकते हैं, ठीक है ना। माँ के गोद वाला कहानी आपको बता ही दिए हैं, उसके अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म आखिर होता क्या है ना। केवल मेरी माँ है, केवल मेरे पापा हैं, यह केवल मेरा चॉकलेट है, यह काम हम नहीं किए हैं, यह गलती हम नहीं किए हैं, फलानवा यह गलती किया है, हम देखे हैं, हम ही सही हैं, हम गलत नहीं हैं। ईगोसेंट्रिज्म, बताओ क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो तीसरा हमारे सामने कौन दूसरा हमारे सामने आता है जीववाद, एनिमिज्म, है ना। जीववाद में क्या होगा, एनिमिज्म में क्या होगा, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जीववाद एक विशेषता है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा बताएगा? जीववाद। जीववाद एक प्रकार का क्या होता है? विशेषता होता है। और इस जीववाद में आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये क्या होता है। मतलब निर्जीव को सजीव समझना, उसको हम बोलते हैं जीववाद। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा बचपन में दाल भात खेलते हुए, कल भी बताए थे ना कि दाल बना रही है, भात बना रही है, छोटा भाई बहन 3-4 आदमी मिल करके बचपन में, ये देखो ये दाल बन गया, ये चावल बन गया, ये सब्जी बन गया, रुको ना चोखा बनाते हैं थोड़ा देर में, है ना। मिट्टी से सब वो खेल रहा है और क्या कर रहा है? मिट्टी को ही वो क्या मान रहा है? दाल भात चावल फलना चिलना दिस दैट। अच्छा, कभी कभी आपने उसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि लड़कियां जो होती है वो डॉल को लेती है, गुड़िया को, और गुड़िया को लेने के बाद जो खिलौना नहीं तो गुड़िया का, उसका मेकअप कर रही है, उसको पाउडर लगा रही है ना, उसको लिप बाम लगा रही है कि हाँ मेरी गुड़िया अब सुंदर लगेगी। लेकिन गुड़िया तो है निर्जीव, वो सजीव है क्या? नहीं, लेकिन उसको क्या कर रही है? मेकअप कर रही है। यानी कहने का मतलब ये वो है निर्जीव लेकिन सजीवता का भाव उसके साथ में रखना। अब आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया, अच्छा कहेंगे खराब कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक ट्रेंड है जिसका नाम टेडी बियर का, को तो आप लोग देखेंगे आजकल मनुष्य इतना बड़ा टेडी बियर भी बिक रहा है, 5-5 फीट का टेडी बियर बिक, है ना। अब 5-5 फीट का टेडी बियर बिक रहा है तो आजकल लोग टेडी बियर को लेकर सोते हैं, अब मेरा बाबू मेरा छूना खाना खा लो, है ना। आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं 7 से 8 साल 10 साल का जो बच्चा होता है
उसमें यह भावना आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये कि भाई साहब खाना जब खा रहे हैं तो टेडी बियर के सामने जाकर मिलो बाबू खा लो, है ना, आज चिकन बना है खा लो, आज दही पनीर बना है खा लो, समझ रहे हैं ना। तो क्या कर रहा है वो, भाई टेडी बियर खाता है क्या, वो निर्जीव है, लेकिन फिर भी आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं, सजीवता का उसके साथ। उसी को तो हम एनिमिज्म कहते हैं ना। जैसे ये टेडी बियर से बात करना, हेलो कैसे हो, अरे तू बतियाएगा नहीं हो, तो निर्जीव है, समझ में आ रहा ना। मेरा बाबू इतना दिल से सोया हुआ है, चलो मेरे साथ घूमने छत पर, उसको छत पर ले जाकर दिखा रहे कि देखो बाबू ट्रेन आ रहा है। मतलब समझ रहे हो आप, ये सजीव निर्जीव प्राणी को सजीवता के साथ में आप व्यवहार कर रहे हो, वही आपका क्या बतेगा, एनिमिज्म कहलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीववाद। जिसे फोन पर बतियाते बतियाते कहना कि हाँ खाना खा लिए हैं, तो नहीं, आइए हम खिला देते हैं। आप फोनवा को इसे दिखा रहे खिला देते हैं, बताओ ये फोन कैसे खाएगा भाई समझ में आ रहा, फोन क्या है, निर्जीव है, और तुम सजीवता वाला व्यवहार निर्जीव के साथ में कर रहे हो, तो इसको हम जीववाद कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बातें। जैसे ये कहानी आपने ये भी सुना हुआ कि हाँ तुम खा ली ना, तो हाँ तो बस ये समझो कि तुम खा ली तो हम भी खा लिए। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, अरे भाई तुम खा ली तो तुम्हारा पेट भरा ना, मेरा थोड़े भरेगा। अब इसको एनिमिज्म ही कहिएगा ना, इसको जीववाद ही कहिएगा ना, समझ रहे हो ना। तो निर्जीव में सजीवता का भाव जब आप मतलब केवल कल्पना करते हो ना आप, मतलब एक ऐसा कल्पना जो रियल में है, उस रियल वाले कल्पना को आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं, तो काल्पनिक अवस्था में लेकर जाते हैं। मतलब निर्जीव वाले जीवन में कि हाँ हम खाना खा लिए तो समझो तुम भी खा लिया, या हमारा पेट भर गया तो हाँ हमारा भी भर गया, है ना। टेडी बियर को ट्रेन दिखाना, टेडी बियर को बाबू सोना कहना, ये क्या है, जीववाद है, एनिमिज्म है। और ऐसा काम करते हैं 2 से 7 साल के बच्चे, लेकिन आजकल 15 साल वाले भी कर रहे हैं समझ रहे हैं ना। अब आइए तो अब समझ में आया एनिमिज्म क्या है, जीववाद समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ। देखो जीववाद में सीधा यह समझना कि निर्जीव को सजीव समझना, अर्थात बच्चा इस बात को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं जो है ना वो जीवित प्राणी है। जैसे हमने उदाहरण दिया टेडी बियर का, गुड़िया को खाना खिलाना, खिलौना वगैरह, अगर अलग अलग तरह के बातचीत करना उससे, वो हमारा एनिमिज्म कहलाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस या नो, यस। अब तीसरा विशेषता है मेरे लाल, ध्यान रखना मेरे लालो, इस सब चीज को हम लोग परिभाषा के द्वारा याद नहीं कर सकते। इसको जब तक ऐसे नहीं समझिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। इसको क्या बोले, एनिमिज्म। अब तीसरा विशेषता हमारे सामने आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बताएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंटेड प्ले। क्या बोलेंगे, प्रिंटेड प्ले। अब प्रिंटेड प्ले के बारे में समझिएगा क्या होता है प्रिंटेड प्ले। अब प्रिंटेड प्ले का मतलब ये होता है, आप प्रिंटेड प्ले अगर नहीं समझ रहे तो रोल प्ले समझिए, खाली रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, भूमिका निर्वाह। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, भूमिका निर्वाह। मतलब ये कि किसी चीज का दिखावा करना, किसी चीज का क्या करना बताइएगा, दिखावा करना, अर्थात जो वह नहीं है उसका दिखावा करना। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि किसी के पापा जो है ना वो डॉक्टर है, और डॉक्टर जो है ना स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप समझते हैं ना, जो ऐसे जांचने वाला नहीं होता, हाँ तो जब वो अपने पापा के क्लिनिक में गई तो देखी एक लड़की कि हमारे पापा किस तरह से पेशेंट का क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लो कि मम्मी टीचर है, तो मम्मी के स्कूल में जब वो बच्ची गई तो देखी कि हमारी मम्मी बच्चा सबको कैसे पढ़ा रही है, क्या स्ट्रक्चर है उसका खड़ा होने का या बोलने का, चलने का तरीका क्या, कैसे पढ़ा रही है, बोर्ड पर जाकर कैसे बोल रही है। अब एक बच्ची जो है ना ये सब चीज को देख रही है कि हमारे पापा डॉक्टर है तो कैसे इलाज कर रहे हैं, हमारी मम्मी टीचर है तो कैसे पढ़ा रही है। तो आजकल डॉक्टर्स किट भी आता है बच्चा सबको खेलने वाला, डॉक्टर्स किट आ रहा है ना, जैसे किचन किट आता है ना, किचन किट, उसमें बर्तन उर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो उस तरह से डॉक्टर्स किट भी आ रहे हैं। तो मान लो कि उसके पास वह क्या करेगी, डुप्लीकेट डॉक्टर किट्स खरीद लेगी, और उसमें स्टेथोस्कोप भी रहता है, उस स्टेथोस्कोप को निकालेगी और बोलेगी पापा सो जाओ सो जाओ, तुम्हारा जांच करेंगे कि तुम्हारा तबीयत खराब है कि नहीं। अब वो अपने कान में लगा ली है और पापा को ऐसे सीना पर रख करके बोल रही है सांस लो ऊपर से नीचे,
तो बोले हाँ, अरे तबीयत खराब है आपका। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये कि वो रियल में बच्ची डॉक्टर है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी वो दिखावा किसका कर रही है, डॉक्टर बनने का। यानी वो क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है ना, मतलब पापा को जैसे वह करते हुए देखी है उसी तरह का रोल प्ले वो क्या कर रही है, अपने घर में कर रही है। हाँ, फिर से पापा के पास में यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगे, पापा ही बोल रहे हैं कि खराश हो रहा है, थोड़ा इधर जांच करो। देखते हैं छोटा बच्चा से जब पापा मम्मी खेलते हैं ना तो इसी तरह खेलते हैं, है ना। उसके बाद में स्टेथोस्कोप लगा के ये पेट में, हाँ थोड़ा यहाँ जांच करो, हाँ पापा सांस लो, ऐसे सांस लिया। उसके बाद में लड़की करेगी, हाँ अरे घरघराहट ज्यादा हो रहा है, हाँ यहाँ दर्द कर रहा है हमको, थोड़ा यहाँ देखो, है ना। तो ये क्या चल रहा है, मतलब बच्ची डॉक्टर है नहीं, लेकिन फिर भी वह दिखावा किसका, फिर भी प्ले भूमिका का निर्वाह किसका कर रही है, करने का, तो डॉक्टर बनने का या डॉक्टर होने का वो भूमिका को निर्वाहित कर रही है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंटेड प्ले, या इसी को हम लोग बोलते हैं रोल प्ले। जैसे तुम सीधा समझो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी टीचर थी, टीचर है, तो भाई वो मोबाइल पर अगर तुम ऑनलाइन क्लास लेते हो या स्टूडियो में अपना ऑनलाइन क्लास लेते हो तो किस तरह से बच्चा को पढ़ाते हो। अब तुम्हारा बेटा आया और देखा, और देखने के बाद में उसके बाद में उसी तरह का बोलना चलना, उसी तरह का व्यवहार करना, ये मार्कर लेकर के ऐसे 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 लिखना चालू कर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रिंटेड प्ले। उसी को हम लोग बोलते हैं रोल प्ले। आया समझ में, आया समझ में, बोलो क्लियर। ये सारा किस्म किसका विशेषता है मेरे लाल, प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। अब चौथा विशेषता देखिए क्या, चौथा विशेषता जो होगा हमारे सामने में वह होगा अपरिवर्तनीयता, जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबिलिटी, है ना, अपरिवर्तनीयता, अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात इसमें यह कहता है कि विचार की दिशा को उलट नहीं सकता, मतलब ये कि रिवर्स का गुण उसमें नहीं आया रहेगा। जैसे ये कि तुम सीधा समझो, तुम सीधा समझो ये बात कि देखो बुआ यहां ध्यान देना, जैसे मान लो कि एक ग्लास में अगर जो है ना आइस रखा हुआ था, आइस समझते ना, आइस बर्फ, बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ था, तो वह देखा ये कि आइस जो है ना वो गलकर क्या बन गया है, पानी बन गया। तो इतना दिमाग का होना कि हाँ आइस गलकर पानी बन जाता है, लेकिन यह दिमाग में नहीं होना कि फिर यह पानी भी जम करके आइस बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अभी यहां पर क्या होगा, अपरिवर्तनीयता का मतलब सीधा सीधा तुम समझो कि उल्टावी पलटावी का गुण उसमें नहीं आया है। मतलब इतना जान रहा है कि कोई आइस गलेगा तो वो पानी बनेगा, लेकिन कोई पानी अगर जमेगा तो वह आइस बनेगा, इसका पता उसको नहीं है। इसको बोलते हैं हम, क्या बताएगा, अपरिवर्तनीयता। मतलब वाटर जो है वो आइस बनता है, सपोज दैट, मतलब या फिर ऐसे समझो आइस जो है वाटर बनेगा, लेकिन यह गुण उसमें नहीं हो पाना कि फिर से वाटर भी जमकर आइस बन जाएगा। यह मतलब उल्टावी पलटावी के अभाव, मतलब इसका कमी होगा उसमें। तुम सीधा समझो कि इसमें अभी रिवर्स करने का गुण नहीं आ रहा था, वो क्वालिटी नहीं हुआ रहता है जिसमें कि वह बच्चा इस समझदारी को विकसित कर सके कि अगर कोई आइस गल करके पानी बन गया है तो फिर वह पानी भी जम करके आइस बन जाएगा। यह गुण इसमें केवल यह रहेगा कि हाँ कोई आइस गल करके पानी बन जाएगा, यह गुण इसमें है, लेकिन फिर यह नहीं है, उसको पलटावी का गुण उसमें नहीं है कि हाँ कोई फिर पानी जो है जम करके वह क्या बनता है, आइस बनता है। आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीयता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इस चीज का उसमें क्या रहेगा बताएगा, अभाव रहेगा, है ना। मतलब ये कि तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे सपोज दैट कि 1 से लेकर के 100 तक के काउंटिंग को आपने कहा बच्चा को पढ़ने के लिए, तो 1 से लेकर के 100 तक पूरा धरधरा दिया। अब बोला कि उल्टा पढ़ो तो गड़बड़ा गया। बात समझ में आ रहा ना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े ना 1 2 3 4 1 2 3 4 100 तक, और हमारे सर जी फिर से रिवर्स भी कहते थे पढ़ने के लिए 100 100 100 99 98 97 96 95। अब वो बच्चा रिवर्स नहीं कर सकता, सीधा पढ़ लेगा, लेकिन उल्टा पढ़ा नहीं जाता। इस चीज का अभाव उसमें मिलेगा।
तो यही अभाव उसका क्या कहलाता है, अपरिवर्तनीयता कहलाता है। जैसे पहरा, टेबल, अब टेबल किसी बच्चा से तुम कह रहे हो कि भाई 15 का पहरा पढ़ दो, धरधरा देगा, क्योंकि 5 साल से तो भाई ट्यूशन में खड़ा होकर के रोज ये बात पढ़ा है। जैसे आप लोग भी गांव देहात में पढ़े होंगे, तो हमको लगता है तीसरी चौथी क्लास तक रोजे पहरा होता था कि लास्ट में मास्टर साहब खड़ा करा देते थे लाइन में, और एक आदमी बोलेगा कि हाँ, एक का एक, ओकरा पीछे बोलो तुम एक का एक, एक दूना दू, एक तीना तीन, ऐसे दू का दू, दू दूनी चार, दू तिया छह। अब इतना बार हम उसको जो है ना रटे हुए हैं कि वो हमारे स्मृति में क्या हो गया है बताइएगा, सेट हो गया है कि भाई 2 का 2, 3 का 3 कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना कि अगर हम 15 का पहरा खूब रट्टा मारे हैं कि 15 कम 15, 15 दूना 30, 30 45, चौके 60 दाम 75, चक्के 90, 66 75, 8 20 दाम 35, 15 ढाई के 150, हिंदी वाला देहाती वाला है ना। तो क्या है कि जब ऊपर से नीचे पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं है, पूरा धड़धड़ा दी, लेकिन हमसे कोई रेंडमली पूछा 15 नमा, तो गड़बड़ा गया है ना। हमसे डायरेक्ट कोई पूछा कि 15 नमा बोलो कितना, तो इतना जल्दी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं जितना जल्दी हम 15 का पहरा पढ़ दे रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना। अब फिर हमसे कोई पूछा 15 नमा, तब ऊपर से 135, समझ में आ रहा ना। मतलब ये कि रेंडमली अगर आपसे पूछा जा रहा है या डायरेक्ट उसको उल्टा करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको इस चीज का अभाव मिलेगा, और यही अभाव आपका क्या कहलाता है, अपरिवर्तन। जैसे इसमें हम अभी 19 का पहरा कहेंगे सबको लिखने के लिए, तो लिख दीजिएगा आप लोग, पढ़ने के लिए कहेंगे पढ़ दीजिएगा। लेकिन इसी में से आप लोगों में से हम करें डायरेक्ट, अगर किसी से पूछ दे 1 सेकंड में क्या बोलो 19 नमा, तो गड़बड़ा जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, हालांकि इसे पूछेंगे नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्ट रेंडमली किसी से पूछ दे कि बताओ 18 अट्ठे, तो क्या है ना कि हाँ, तो हम समझ रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको ये बात प्रूफ कर सकते हैं, किसी बच्चा को खड़ा कराने के बाद में सीधे हम उससे पूछेगा फलना नमा, फलना अट्ठे, तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान रखिए, है इसमें बच्चा सब, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यह काम करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसी गुण का जब अभाव आप में होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इस गुण का अभाव तो आप में भी है, लेकिन आप इसको ये मत समझिए कि हम में सर अपरिवर्तनीयता अभी भी है, नहीं। वो आपका वाला अपरिवर्तनीयता नहीं कहलाएगा, वो अभ्यास का अभाव, इसी के कारण वैसा हुआ है। जब अभ्यास पूरा था, तो उसके बाद में आपको नींद में भी कोई पूछ रहा था, हाँ फलना थे बबूना से, तिलतर से, चलोतर से, बलोतर से पढ़ते थे ना, देहाती वाला में 35 से, 28 से, है ना। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा, अपरिवर्तनीयता। मतलब तुम सीधा समझो ना कि किसी से तुम, बुआ ध्यान दो, किसी से तुम यह करो कि हाँ 2 + 3 बराबर क्या होगा, तो वो कहेगा 5, लेकिन हेकरे उल्टा कर दो, अब बताओ 3 + 2 बराबर, तो जा, तो दोसर प्रश्न हो गए। बात समझ में आ रहा ना। मतलब यही गुण उसमें नहीं आ पाएगा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि हाँ बताओ 2 + 4 बराबर क्या होगा, तो कहा कि 6 होगा। ये वाला जोड़ हम सीखे हैं कि 2 और 4 कितना होता है, अच्छा सीखा है। अब बताओ 4 + 2 बराबर क्या होगा, तो जा, ये वाला तो न सीखे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसी चीज का अभाव होना ही क्या कहलाता है, अपरिवर्तनीयता कहता है, इरिवर्सिबिलिटी कहलाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये हमारा कौन सा विशेषता था मेरे लाल, चौथा विशेषता था, जिसको हमने क्या कहा, अपरिवर्तनीयता के नाम से जाना। अब आते हम लोग, हमारा कौन सा बताइएगा, पांचवा। अब ये हमारा जो है ना, आप यह मानकर चलिए कि हमारा दूसरा वाला स्टेज जो है ना खत्म हो गया। जो दूसरा वाला स्टेज हमारा कौन था बताइएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं कितनी थी, 1 2 3 4, समझ में आया, क्लियर हुआ। और सेंसोरी मोटर का कितना विशेषता था, 1 2, एगो वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, और एक था जो है ना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और इसमें 4 था, एक था इगोसेंट्रिज्म, एक था, अब इसमें देखो वस्तु अस्थायित्व में आपने क्या, चीजों को देखने के बाद आंख से हट पाया लेकिन दिमाग से नहीं हट पाया। ऑब्जेक्ट परमानेंस, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जब तक जो सामान को देख लिया, चाह लिया कि हमको चाहिए तो चाहिए, नहीं मिला तब तक रोते रहेगा। यानी जब तक उसको लक्ष्य पर नहीं पहुंचा तब तक वो रो रहा है। इसका मतलब कौन है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यहाँ पर देखे इगोसेंट्रिज्म, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारा चॉकलेट, हमारा किताब, हमारा कलम, कौन है, इगोसेंट्रिज्म। बाबू सोना वाला कौन है, जीववाद है, मेरा बाबू खाना खा लो, है ना। मतलब निर्जीव के साथ में सजीवता का व्यवहार करना कौन था, जीववाद था।
उसके बाद में प्रिंटेड प्ले, रोल प्ले, पापा डॉक्टर है, मम्मी टीचर है, उसी को देखकर उसी के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो नहीं है उसका दिखावा कर रहे हैं। कौन है? प्रिंटेड प्ले है या रोल प्ले है। अपरिवर्तनीयता, अभी हम आपको बताए हैं कि रिवर्स का गुण नहीं हो पाना, मतलब ये कि पानी बर्फ बन सकता है, लेकिन बर्फ फिर पानी बनेगा कि नहीं ये बात हमको पता नहीं है। ये 4 गो विशेषता हमारा हो गया, किसका बताएगा? पूर्व संक्रियात्मक का, जिसको हमने प्री ऑपरेशनल का। बताओ यहां तक किसी को समस्या है? इस सबसे सवाल पूछेगा मेरे लाल, इस सबसे सवाल तुमसे पूछा जाएगा। ये इगोसेंट्रिज्म से और ऑब्जेक्ट परमानेंस से, उसके बाद में आपको एनिमिज्म से, रोल प्ले से, है ना, प्रिंटेड प्ले से, इवर्सिबिलिटी से, इस सबसे सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए हम आपको उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नहीं कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो 2 स्टेज का विशेषता तो हम क्लियर कर लिए। तीसरा वाला स्टेज में आते हैं। तीसरा वाला स्टेज जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? तो तीसरा वाला हो जाएगा कॉन्क्रीट वाला हो जाएगा, जिसको हमने क्या कहा बताएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसको मिटा रहे हैं, मिटाए ना, चाहे इधर लिख देते हैं, चलो सब रहेगा यहीं पर। तीसरा वाला है हमारा कौन सा बताएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हमने क्या कहा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें जो पहला विशेषता होगा मेरे लाल, पहला विशेषता जो होगा वो होगा हमारा कौन सा बताएगा? संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। संरक्षण का विशेषता, संरक्षण, ये वाला विशेषता आपको कहां देखने को मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि है क्या बताएगा? संरक्षण। संरक्षण में अच्छा तुमको हम ये बताएं कि लेक ऑफ लॉजिक, लेक ऑफ लॉजिक मतलब लॉजिक का अभाव कहां होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पहले ही बताया ना। लेकिन जब सारा तर्क उसके पास में आ जाता है, अब वो कॉन्क्रीट जो चीजें देख रहा है, जो वास्तव में है, उस पर अब वो विचार करना चालू कर देगा, तब वो हमारा कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन। इसका पहला विशेषता कौन? संरक्षण। संरक्षण के बारे में सीधा सीधा आप यह याद रखिएगा, सीधा सीधा आप याद रखिए कि बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा या समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन बच्चा को समझदारी हो जाता है कि 100 और 150। जैसे देखो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। सपोज दैट देखिए, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए कि आप जो है ना बच्चा को एगो 100 का नोट आप दे रहे हैं। कितना का नोट? 100 का नोट। तो 100 का नोट एक ही बच्चा को दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद में उसके पास में आप 10-10 का आप जो है ना 10 गो नोट उसके सामने रखिए और उससे यह बात पूछिए कि बेटा दोनों में से कौन लेगा, है ना। एक 100 वाला नोट्स जो एक ही नोट्स है और एक 10-10 का 10 नोट्स है। बताइए बच्चा ज्यादा प्रीफर किसके लिए करेगा? बताइए 100 का एगो वाला के लिए कि 10 को 10 गो वाला? हाँ वो कहे, अच्छा उसे पूछेगा ये क्यों लिया, तो कहेगा ये ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद में क्या, जैसे मान लो कि 200 का नोट भी तुम एक लो और उसके सामने में 10-10 का 10 गो नोट रख दो। हालांकि देखो ये 10-10 का 10 नोट तो 100 रुपया के बराबर हुआ ना, और 200 तो 100 से 200 ज्यादा है ना। अब ज्यादा है, लेकिन बच्चा को फिर से कहो कि बेटा ये बताओ ये लोगे या ये लोगे, यानी 10-10 के 10 गो नोट या ये, तो कहेगा ये चाहिए हमको, 10 गो चाहिए। आप कहिएगा क्यों, काहे, कहिएगा ये इससे ज्यादा है, तो कहेगा नहीं एगो तो है। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब ये कि तुम सीधा समझो, संरक्षण हमारा यही कहता है कि जब यह चीज की समझदारी उसको नहीं था, तब वो था हमारा किस में? प्री वाला में, मतलब तर्क का उसमें क्या था? अभाव। लेकिन अब जो है ना कि यहाँ पर लेकिन बच्चा को समझदारी हो जाए कि 100 से 150 ज्यादा है, भले एक है, इसे संरक्षण कहते हैं। मतलब ये कि अब यहाँ पर लॉजिक का भाव उसके पास में नहीं है। अब यहाँ पर ये काम कब करता? यह काम जो हम आपको बताए ना कि 10-10 का 10 गो नोट लेगा या फिर 200 का एक नोट लेगा, तो इसमें लॉजिक का अभाव वाला काम कहां था? प्री ऑपरेशनल में था। लेकिन यहां पर अब इतना समझदारी उसको हो जाता है कि भैया ये 10 के 10 गो नोट्स का मान 100 रुपया ना है और इसका मान तो 200 रुपया है, मतलब ए से ई हार्ड है। मतलब वो अब कहेगा कि हमको 200 वाला चाहिए। मतलब क्या हो गया? लॉजिक उसके पास में आ गया। हम बोले हैं तर्क का अभाव होगा प्री में, लेकिन अब तर्क की कोई अभाव नहीं होगी। वो कौन है?
कंक्रीट है। अब यहाँ पर बच्चा 100 रुपया में और 200 में अंतर समझना चालू कर देता है। वो कहेगा कि संतोष पागल हमको मत समझिए, 200 वाला में ज्यादा पैसा है और 10 के 10 गो नोट 100 रुपया के बराबर है। यानी कि लॉजिक अब उसमें आ गया, और आ गया मतलब वो क्या है, संरक्षण है। मतलब वो क्या है, संरक्षण है, जिसको कंजर्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं, कंजर्वेशन। देखिए आपके नोट्स में लिखा भी हुआ है कि बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा या समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है। भले 10 गो नोट का 10 टकिया के 10 गो नोट 100 रुपया का बराबर न है, लेकिन 200 रुपया वाला नोट तो 200 के बराबर हो गया। अर्थात वह समझने लगता है कि जो 100 रुपया का नोट है वो 150 से ज्यादा है, भले एगो है, सॉरी 100 रुपया का जो 100 से 150 क्या है, ज्यादा है, यानी 100 से 200 ज्यादा है। यहाँ पर यह समझिए, हम ये उदाहरण दिए कि 100 रुपया से 200 रुपया। इस चीज की समझदारी जब उसमें हो गया तो सीधा समझो क्या है, कंजर्वेशन। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। मतलब ये कि उसके सामने में तुम सीधा समझो ना, उसके सामने 5 गो सिक्का 1 रुपया वाला रख दो, है ना, और उसके बाद में उसके सामने में 10 टकिया का एगो सिक्का रख दो, है ना। अब वो कह रहा है कि हम ये वाला लेंगे, 10 एक गो सिक्का, तो तुम कहेगा भाई ये 10 गो है, 10 गो ले लो ना, तो कहेगा नहीं। वो कहेगा नहीं भाई, अगर एक एक का 5 गो सिक्का आपने दिया और 10 का एगो सिक्का था, तो सिक्का की संख्या 5 वाला में ज्यादा ना, तो तुम कहेगा कि नहीं 5 गो है, 5 गो लो, एगो कथी लेगा, तो बोला कि नहीं ये 5 रुपया ना है, ये 10 रुपया। बात समझ में आ रहा ना, मतलब ये गुण अब उसमें आ गया रहेगा। यही गुण नहीं आ रहा था कहां पर, प्री में। प्री में यही गुण नहीं आता, मतलब तर्क का अभाव प्री में, लेकिन तर्क अब आ गया है, तब वो कौन है, संरक्षण है। मतलब ये कंक्रीट में आ जाएगा, संरक्षण में आया समझ में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया हमारा। जैसे एक और उदाहरण ले लो, जैसे एक उदाहरण ले लो, यहां पर एक उदाहरण हम आपको देते हैं, सपोज दैट, देखो ठीक है ना। अब देखिए इसका आयतन जो है ना, देखो ये आयतन है, 2 गिलास इसके सामने में हम रख रहे हैं, ठीक है ना, 2 गिलास इसके सामने में रख रहे हैं। अब देखिए, अब कहने का मतलब यह है कि इसका जो है ना पेंदी थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब आयतन वॉल्यूम इसका ज्यादा है, और इसका वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा पतला इसके अपेक्षा में, है ना। थोड़ा सा और चौड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा और चौड़ा बना देते हैं। देखो अब देखो, ठीक है ना। अब इसमें भी आपने माजा डाला, माजा समझते हैं ना, हाँ। अब देखिए, अब उसको ये बात कहिएगा कि दोनों में से कौन लेगा, है ना, तो वो क्या कहेगा, हई लेगा। तो कहिए का है, तो कहेगा मैं ज्यादा है। समझ में आ रहा ना, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा किसमें है, इसमें है भाई साहब। वॉल्यूम जो है ना इसका ज्यादा है, चौड़ा है, लेकिन इस चीज की समझदारी उसके पास में नहीं है। लेकिन जब यही चीज की समझदारी उसके पास में आ जाएगा कि हाँ ये इसमें ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये पतला है, और इसका मतलब ये है कि ये चौड़ा है, इसीलिए कम लग रहा है। मतलब इसी चीज का जानकारी जब आयतन की को बदलने पर उसके मात्रा में परिवर्तन की बात उसमें नहीं घुस रहा है, तो वो हमारा कौन कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा। आया बात समझ में, बोलिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा, समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है ना बात। लेकिन बच्चा को समझदारी हो जाए, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया है कि देखो RS 100 रुपया जो है ना ज्यादा लग रहा है उसको, किसके अपेक्षा में, 150 की अपेक्षा में। लेकिन बच्चा को समझदारी हो जाता है कि 100 रुपया 150 से क्या है, ज्यादा है, भले एक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बताएगा, संरक्षण। ठीक है ना, बात समझ में आया। मतलब ये कि तुम इतना समझो कि इसको यह हमेशा लगेगा कि ये वाला ग्लास में जो जूस भरा है वो ज्यादा है, और ये वाला ग्लास में जो जूस भरा है वो क्या है, कम है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये समझो कि 10 का 10 गो नोट्स ये ज्यादा है, और 100 और 200 का एगो नोट्स क्या है, कम है ना। ये संरक्षण है हमारा। समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ हाँ, मेजरमेंट, आयतन वही तो बोले, वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम का ज्ञान उसको नहीं होता है। जैसे देखिए ना, वॉल्यूम इसका आयतन ज्यादा है, इसका आयतन कम है, तो स्वाभाविक सी बात है आयतन कम है तो ज्यादा भरा हुआ दिखेगा, लेकिन ये बात का ज्ञान है नहीं उसको,
है ना। आप कितनों ज्यादा इसमें रख दीजिए फिर भी चॉइस करेगा इसी का, वो ये वाला ग्लास का चॉइस करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस चीज का क्वालिटी उसमें नहीं है, अभी इस चीज का गुण है। हाँ, कम बेस का ज्ञान है, आयतन मात्रा का ज्ञान है। कम बेस खाली देखेगा, अच्छा ये भरा हुआ ई लेंगे, ये कम है ई नहीं लेंगे, ये वाला बात। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइएगा? संरक्षण। अब आते हैं हम लोग कौन सा बताइएगा? प्रतिवर्तीता। अब एक और हमारे पास में एक और जो है ना विशेषता है इसका, जिसको संरक्षण आप समझ गए ना। संरक्षण में तुम सीधा समझना मेरे लाल, सीधा समझना मेरे लाल कि उसमें जो उसको ज्यादा रियल में दिख रहा है, जो उसको ज्यादा दिख रहा है उसको ज्यादा समझेगा। मतलब एक भरा हुआ गिलास और एक चौड़ा गिलास जो आधा है, चयन करेगा किसका? पतला वाला भरा हुआ गिलास का। बस ये समझो, समझ में आ रहा है ना? वो हमारा कौन है बताइएगा? संरक्षण। अब देखते हैं उसके बाद में दूसरा विशेषता हमारे पास में कौन आता है? प्रतिवर्तीता। प्रतिवर्तीता जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब जो पलटावी उल्टावी का गुण उसमें नहीं था पहले, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा ना ये वाला अपरिवर्तनीयता, जिसमें ये बात समझ रहा था कि आइस वाटर बन सकता है, लेकिन वाटर आइस बने कि नहीं पता नहीं। अब ये गुण इसमें आ जाएगा प्रतिवर्तीता में। अब क्या होगा कि अब उलट पुलट का गुण आ गया। मतलब फिर से वही एग्जांपल हम लेकर के आएंगे कि अगर इतना समझदारी उसके पास में हो जाए कि आइस जो है वह वाटर बन सकता है और वाटर भी क्या बन सकता है? आइस बन सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा कौन हो जाएगा बताइएगा? अब इतना, अब ये क्वालिटी, यही क्वालिटी उसमें नहीं था। देखो ना वहां पर, इसमें हम लोग यही ना उदाहरण दिए थे, तो ये वाला क्वालिटी उसमें नहीं था। वो सीधे समझ रहा था कि हाँ वाटर आइस बनेगा, लेकिन आइस वाटर बनेगा पता नहीं। लेकिन अब ई गुण में आ जाएगा, मतलब उल्टावी पलटावी, मतलब ये रिवर्स करने का गुण अब उसमें आ गया। तो हाँ, अब जैसे मान लो कि उसे 1 से 100 तक सीधा काउंटिंग पढ़वा लो, उल्टो पढ़ाओगे तो ये पढ़ लेगा। रेंडमली कहीं से पूछेंगे तो फिर भी बता देगा। तो वो हमारा कौन हो जाएगा बताएगा? रिवर्सिबिलिटी। अर्थ इसका ये है कि भाई उल्टा करने में अब वो क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है। मतलब आइस और वाटर की कहानी आपके लिए सबसे अच्छा था, जो था हमारा कौन सा विशेषता? तीसरा विशेषता। तो तीनों समझ गए, बात समझ में आया कि नहीं? दो गुण था, दूसरा ही था ना। एक वो पहला था संरक्षण और दूसरा था परिवर्तनीय। संरक्षण में देखा कि जिसको लग रहा था, जो चीजें भरा हुआ लग रहा था उसको वो ज्यादा समझ रहा था, आयतन की समझदारी उसको नहीं थी। 10 का 10 वाला नोट्स उसके लिए ज्यादा लग रहा था और 500 का एक नोट उसके लिए कम लग रहा था। ठीक है ना? वो था हमारा कौन? संरक्षण। परिवर्तनीयता में हमने ये देखा कि पहले ये जाना था कि आइस वाटर बनेगा, लेकिन वाटर आइस बनेगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर वो क्वालिटी को बिल्डअप कर लिया है कि आइस वाटर भी बन सकता है और वाटर आइस भी बन सकता है। हाँ, इसको हम बोलेंगे क्या बताइएगा? परिवर्तनीयता। समझ में आया? अब आते हैं उसके बाद में परिवर्तनीयता के बाद में हमारे पास में आता है एक और तीसरा, जिसका नाम होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, है ना। अब तीसरा आ जाएगा हमारे पास में, कौन बताएगा? वर्गीकरण। वर्गीकरण ये तीसरा विशेषता है, किसका बताएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा विशेषता में आ रहा है वर्गीकरण, जिसको हमने कहा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में तुम इतना समझो कि उसमें जो है ना अब डिवाइडेशन का गुण आ गया है। जैसे किसी बच्चा को छत पर कपड़ा उतारने के लिए भेजो और छत पर जब वो गया तो जीन्स पैंट भी लाया, टी शर्ट भी लाया, शर्ट भी लाया, पजामा भी लाया, कुर्ता भी लाया, सबको फेंट फाट करके लेकर आया और घर में ले आकर रख दिया। और फिर हम उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि हाँ कुर्ता एक तरफ करो, शर्ट एक तरफ करो, टी शर्ट वाला एक रैक में रखो, टी शर्ट एक रैक में, जीन्स एक रैक में, फॉर्मल पैंट एक रैक में। तो उस सारा कपड़ा में सब छांटने का गुण उसको आ गया कि हाँ टी शर्ट ई वाला सब टी शर्ट है, ये वाला सब शर्ट है, ये वाला सब कुर्ता है, ये सब जीन्स है, ये सब फॉर्मल पैंट है, सबको अलग अलग रैक में वह रख रहा है। तो ये गुण आना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। ये उदाहरण हम आपको दिए, कुर्ता पजामा परीक्षा में मत कीजिएगा, वही उदाहरण दिए। मतलब इतना गुण उसके पास में क्या होता हो, आ जाता। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है ना क्लासिफिकेशन में सीधा सीधा ये समझो कि जीन्स शर्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, एक और उदाहरण है, जैसे वो 12 टोकरी लीजिए, उसमें लाल बॉल, पीला बॉल,
उजला बॉल, हरा बॉल, सारे तरह का बॉल रख दीजिए और कहिए कि हरा बॉल को अलग करो, लाल बॉल को एक तरफ करो, उजला बॉल को एक तरफ करो, पीला बॉल को एक तरफ करो। तो यह गुण उसमें आ गया कि पीला कौन कौन है, उजला कौन कौन है, हरा कौन कौन है, लाल कौन कौन, उसको क्लासिफाई कर दे रहा है, वर्गीकृत कर दे रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गीकरण बोलेंगे। हो गया बात खत्म। आया समझ में। ये तीसरा हमारा विशेषता है किसका बताएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। ठीक है जी। अब उसके बाद में अब ये तीन विशेषता आपके लिए इंपॉर्टेंट था, किसमें बताएगा, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब हमारे पास में देखो, ये पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए। अब चौथा हमारे पास में आता है जिसका नाम क्या होता है, यहां पर हम चौथा को लिख दे रहे हैं। चौथा वाला का नाम क्या था, औपचारिक, क्या था बोलिए ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको हमने बोला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसका पहला विशेषता देख लीजिए क्या है। अब इसमें तो बच्चा बहुत ज्यादा तेज बन गया है भाई, अब समझदार हो गया होगा तो सारा काम ही समझदारी वाला करेगा। अब इसमें क्या है कि पहला जो है ना, पहला इसका विशेषता ये होता है, कौन सा बताएगा, निगमनात्मक तर्क। पहला कौन सा बताएगा, निगमनात्मक तर्क। अब निगमनात्मक तर्क का मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा में सोच को बढ़ावा सबसे ज्यादा अगर कहीं मिल रहा है तो वो कहां मिल रहा है मेरे लाल, औपचारिक वाला मिल रहा है। तो निगमनात्मक तर्क का मतलब ये हो गया कि डायग्नोस्टिक लॉजिक, मतलब आप यह समझिए कि पहले रूल को अप्लाई करके एग्जाम्पल दे सकता है। मतलब निगमनात्मक का सीधा मतलब ये समझो ना कि किसी समस्या के समाधान के लिए रूल को वह अप्लाई करके और उसके बाद में भी वो एग्जाम्पल दे सकता है, क्योंकि अब वो उसमें लेक ऑफ लॉजिक नहीं है, अब तर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कल्पनाशीलता की भावना उसमें आ चुका है। कोई क्वेश्चन उसके सामने आया और देखा कि अच्छा a + b के होल स्क्वायर पर बनेगा, फटाफट मान पुट किया, आंसर निकाल दिया। कोई व्यक्ति पूछा कैसे बनाया, तब एग्जाम्पलों देकर समझा दिया। वो हमारा कौन है, निगमनात्मक तर्क। आया समझ में। किसी को तुम इतना समझो, किसी क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद सीधा सोचा कि अच्छा ये a + b के होल स्क्वायर पर बैठ जा रहा, अब सीधा फटाफट 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 रूल को अप्लाई किया, रूल को अप्लाई के बाद आंसर दे दिया। तुम कह रहे हो आंसर इतना है, तो बोला कि हाँ है। अब उसके बाद में तुम उससे पूछे कैसे बना, तब एग्जाम्पलों दे करके वो समझा देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगमनात्मक तर्क बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। ये पहला, तुमको हम पहले ही बताए ना कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर रहा है, मतलब जिस चीज को वो नहीं देख रहा है उसके बारे में भी सोच रहा है, तो दिमाग तो ज्यादा हो ही गया है ना, बोलिए ना। नहीं क्लियर हो रहा है क्या, हो रहा ना। और दूसरा हमारे पास आ जाता है परिकल्पित स्थिति, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हम आपको शुरू से यह बात बता रहे थे, परिकल्पित स्थिति, बहुत हिंदी इसका बहुत गंदा है, इसीलिए इंग्लिश लिखते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम लोग कहते हैं परिकल्पित स्थिति। मतलब इसमें क्या होगा कि जो चीज नहीं है उसके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहते हैं। जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इसको कहा जाता है परिकल्पित स्थिति, इसको कहा जाता है हिंदी में परिकल्पित स्थिति, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मतलब ये कि तुम मुझसे सवाल पूछो कि बेटा ये बताओ अगर दुनिया में लाइट ना रहे, मतलब ये बिजली वाला लाइट, अगर बिजली वाला लाइट नहीं होगा तो क्या होगा। अब क्या कर रहा है कि जो चीज नहीं है, मान लो कि इमेजिनेशन कर लिया कि लाइट नहीं है, तब क्या होगा, तब क्या करा, अलग अलग तरह के विचार के बारे में सोचना चालू किया कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं। मतलब जो चीज तुम्हारे उसके सामने में दिख नहीं रहा ना, उसके बारे में भी अगर वो सोचना चालू कर रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के नाम से जानते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब है होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो उसके अमूर्त, अ का मतलब न, मूर्त का मतलब दिखे, मतलब जो न दिख रहा है उसके बारे में भी थिंकिंग करने का वो प्रयास कर रहा है, दैट इज हाइपोथेटिकल, वही एब्स्ट्रैक्ट चिंतन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया। चलो, और तीसरा विशेषता हमारे पास में क्या है, समस्या समाधान। मतलब बच्चा जो है ना, तीसरा विशेषता में प्रॉब्लम सोल्विंग, मतलब कोई समस्या उसके सामने में आता है तो उस समस्या के समाधान के लिए बिल्कुल तत्पर है,
वैज्ञानिक प्रकृति का दिमाग लगा सकता है और सारे समस्याओं का समाधान भी वह करने का प्रयास करता है। वो हमारा कौन है? प्रॉब्लम सोल्विंग। और प्रॉब्लम सोल्विंग का मतलब ये हो गया, चाहे समस्या किसी भी प्रकार का हो, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा और खुद से उस चीज को सोच करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, वो हमारा कौन है बताइएगा? वो है प्रॉब्लम सोल्विंग। ये तीन गो जो है ना आपको, 1 2 3, ये तीन विशेषता किसका है? तो चौथा वाला का था, जिसको हमने बोला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। समझ में आया? क्लियर हुआ है ना? अब एक बार हम करते हैं ब्रीफ रिवीजन, ठीक है ना। सबसे पहले आप यह बताइए कि जो आपके दिमाग में सबसे पहले पैटर्न बनता है, जो मेंटल पिक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। ठीक है बात। उसके बाद बताइए, जैसा जो बताया उसको आपने एडॉप्ट किया, क्या कहलाया? अनुकूलन, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन अपनाने का 2 तरीका था, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। एसिमिलेशन में जानकारी, पुराने जानकारी में नया जानकारी ऐड करना, क्या था? एसिमिलेशन। और जानकारी ऐड करने के बाद अब अपने आप को मॉडिफाई कर लिए, परिवर्तित कर लिए, क्या कहलाया? क्या कहलाया? एक्मोडेशन। एक्मोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में संतुलन बनाने का कार्य जो हो रहा है वो कौन कहलाएगा? साम्य धारण, जिसको इक्विलिब्रेशन हम कह रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम बताएं कि भाई पियाजे साहब जो है ना, वो के विकासात्मक अवस्था को कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। अच्छा, वो पहला कौन था बताइए? कॉन्क्रीट सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी ऑपरेशनल स्टेज है ना, जिसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था कहें। संवेदी गामक यहाँ पे सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था का है। दूसरा, अच्छा इसका उम्र कितना होगा? 0 से 2। अच्छा, दूसरा वाला कौन होगा बताइएगा? प्री ऑपरेशनल, कितना से कितना होगा? 2 से 7। तीसरा वाला कौन होगा? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कितना से कितना? 7 से 11। चौथा क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होगा बताइएगा? 11 प्लस होगा। कितना होगा बताइएगा? 11 प्लस होगा। आप सीधा सीधा समझिए कि यहां पर बताइए, अगर बच्चा में केवल इंद्रिय आधारित काम हो रहा हो, अर्थात कहने का मतलब ये कि मम्मी आई, मम्मी को देखा, मम्मी छुप गई, फिर खोजना चालू किया, मतलब ये पूरा सेंसेस पर जो काम कर रहा है वो कौन है? संवेदी गामक है। वो कौन है? संवेदी गामक है। अच्छा, संवेदी गामक में हमने कितना आपको विशेषता बताया? तो हमने बताया 2। पहला है वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, कोई चीज दिखाएं और दिखाने के बाद उसको छुपा लिए, लेकिन आंख से तो छुप गया, दिमाग से छुपा क्या? नहीं। तो जो नहीं छुपा दिमाग से वही क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद हमने कहा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमने क्या कहा कि किसी चीज को पाने की जिद है तो उसको जब तक नहीं पाएगा तब तक वो चुप नहीं रहेगा। दूध के बोतल को देखने के बाद रोना चिल्लाना चालू करना, और जब तक दूध का बोतल न मिले तब तक चुप न होना, क्या था? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो बोलिए ना, क्लियर है ना? और उसके बाद में हमने देखा किस में? तो प्री ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल का पहला विशेषता कौन था? आत्म केंद्र। हमने प्री ऑपरेशनल में ये देखा कि बच्चा में लेक ऑफ लॉजिक, तर्क का क्या होता है? अभाव होता है। बच्चा शक्तिमान बनने का प्रयास करेगा, बच्चा बालवीर बनने का प्रयास करेगा, बच्चा उड़ने का प्रयास करेगा, सिंबॉलिक लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देगा। बोलिए ना। इसका पहला हमारा विशेषता कौन था? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में हमने बताया कि भाई ये केवल मेरा है, मम्मी हमारी है, पापा हमारे हैं, बच्चा सेल्फिश बनेगा, चॉकलेट किसी को नहीं देगा। क्या था? ईगोसेंट्रिज्म। बाबू सोना क्या था? जीववाद। समझाएं आपको पूरा, अगर देखे होंगे समझे होंगे तब आपको समझ में आया होगा, है ना। और उसके बाद में देखिए प्रिंटेड प्ले, रोल प्ले, पापा डॉक्टर मम्मी डॉक्टर, उसी की तरह व्यवहार करना, क्या था? रोल प्ले था। उसके बाद में देखो अपरिवर्तनीयता, आइस तो वाटर बनता है लेकिन वाटर आइस बनेगा कि नहीं पता नहीं, इस चीज का अभाव होना, क्या था? अपरिवर्तनीयता। ठीक है ना। इसका 3 गो 4 गो विशेषता था। अच्छा, उसके बाद में हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आए हैं। अब लेक ऑफ लॉजिक यहाँ नहीं रहेगा, तर्क अब इसमें आ गया रहेगा। अब इसमें पहला कौन सा बताए हम आपको? संरक्षण, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में हमने क्या बताया? संरक्षण में हमने ये बताया कि 150 रुपया का, हाँ मान लीजिए कि 10 का 10 गो नोट्स उसके सामने रखेंगे, 200 का नोट एगो उसके सामने रखेंगे, तो उसको लगेगा कि 12 हमारे लिए कौन है? 10 को 10 वाला नोट हमारे लिए बड़ा है, 200 का नोट हमारे लिए बड़ा नहीं है। इस चीज का अभाव है, कौन है बताइएगा? संरक्षण। उसके बाद में परिवर्तनीयता हमने आपको बताया,
परिवर्तिता हमने आपको बताया कि आइस वाटर बन सकता है, वाटर भी आइस बन जाएगा। वो परिवर्तिता जो इसका भाव कहाँ देखने को मिला था, इसमें मिला था, अपरिवर्तनीयता, है ना। इसको हम इरिवर्सिबिलिटी कह रहे थे, लेकिन इसको क्या बोले, रिवर्सिबिलिटी, मतलब वह गुण जो पहले नहीं था वो आ गया है। अब उसके बाद में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, आपको बताया ना, कपड़ा वाला उदाहरण ले लो, चाहे आप किसी टोकरी में अलग अलग कलर के बॉल रखो, बच्चा को कहो कि सबको छांट दो अलग अलग कलर को, तो उसको क्या बोले, क्लासिफिकेशन। ये तीन विशेषता किसका था, मूर्त कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। उसके बाद में देखो हमारे पास में आया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें कहा निगमनात्मक तर्क, है ना, डायग्नोस्टिक लॉजिक। इसमें हमने क्या बोला कि बच्चा किसी समस्या को देखेगा, समस्या को देखने के बाद रूल लगा करके उसको सॉल्व कर देगा, बाद में एग्जाम्पल भी आपको वो दे सकता है, निगमनात्मक तर्क वो कहलाता है। हमने कहा कि बच्चा में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वाला कहानी कहाँ आएगा, तो आपको आएगा किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल में। और उसके बाद में हमने बताया कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ बनेगा, तो फॉर्मल, क्योंकि इसका दिमाग अब हो चुका है विस्तृत, अब वो दिमाग को सही से इस्तेमाल कर भी रहा है। तो ये हो गया हमारा पियाजे की कहानी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, पूरा पियाजे इसमें खत्म। अब जो है ना आपके नोट्स में हम जो है ना आपके नोट्स में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं पियाजे से जुड़ा हुआ, उस क्वेश्चन को थोड़ा देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पियाजे से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अच्छे से क्लास किया होगा तो आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि हम केवल आपके नोट्स में जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे, नोट्स के साथ साथ में आपको अभी तक पियाजे से संबंधित जितना भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग कल उसको सॉल्व करके आइएगा, और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि अगर आपने कल का क्लास और आज का क्लास किया है, अगर कल का क्लास नहीं भी किया है, केवल आज का क्लास भी किया है, तो आपको पूरा पियाजे समझ में आ गया होगा। बोलिए क्लियर है, 2 घंटा के अंदर में पूरा पियाजे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मामला क्या है, और तुम जा करके क्वेश्चन बनाओ भैया, क्वेश्चन का धुआं उड़ना तय है। समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।